हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। मध्यकालीन और प्राचीन का हम कुछ वीडियो यूट्यूब पे डाल चुके हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं और उसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे। अभी नहीं बना हुआ है मेरे चैनल पे। हम आधुनिक का आज 1 से 2 पार्ट में पूरे आधुनिक भारत का इतिहास कर देंगे। हम आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, ये हमारे जीके जीएस मस्ती जगदेव सर का नोट्स है, जिससे हम पूरे आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे और कवर करेंगे। आप भी अगर जगदीप सर से हिस्ट्री पढ़े हैं तो फास्ट में रिवीजन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आने वाले सभी बिहार के एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास 1857 की क्रांति से ही स्टार्ट हो गया था और इससे पहले हमारे मध्यकालीन था और उससे भी प्राचीन था। तो प्राचीन और मध्यकालीन का कुछ वीडियो हम डाल चुके हैं, कुछ बाकी है वो भी डाल देंगे। आधुनिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल सारे एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आधुनिक से देखने को मिल रहा है, प्राचीन से ज़्यादा आधुनिक से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बात के। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हुआ था तो इसका कारण क्या था? जैसे कि 1857 की क्रांति किस टाइप के था, हम शॉर्ट में बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे। देखिए, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? चर्बी बड़ी कारतूस। उस समय क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी थे और अपने भारत की तरफ से थे और से पब्लिक लोग थे, जनता लोग थे और धार्मिक मान्यता भारत में कितना है जानते ही है। धर्म के नाम पे मरने वाले, और मरना भी चाहिए। धर्म, देखिए, देश से बड़ा धर्म नहीं होता, पहले देश उसके बाद धर्म। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहले धर्म को मान लेते हैं, ऐसा गलत बात है। धर्म को नहीं उतना सीरियसली लेना चाहिए, पहले देश को लेना चाहिए। तो देखिए, उस समय क्या हुआ था कि हिंदुओं के लिए तो गाय कितना इम्पोर्टेंट रखता है, माता की उपाधि दिए हुए हैं, और मुस्लिम के लिए सुअर वो अछूत मानता है, सुअर नाम लेना भी नहीं चाहता है, और उसको सुअर के मीट खिला दो और हिंदू को गाय को मीट खिला दो, कितना पाप है, कितना गुस्सा चढ़ेगा। तो उस समय क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या काम किया था, एक कारतूस लाया था और उस कारतूस के इन्फीरियर राइफल लाया था। इन्फीरियर राइफल की जगह उसमें एक कारतूस था, उस पर चमड़ा के परत चढ़ा रहता था। उस चमड़ा के परत को दांत से हटा के और कारतूस को चलाना होता था। वो चमड़ा जो कारतूस के ऊपर बना रहता था, चमड़ा के कवर, वो गाय और सुअर के चमड़ा से बना है। ये बात हल्ला हो जाती है और ये बात जहाँ तक सच भी था। तो इससे हमारे भारतीय लोग क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। हिंदू भी गुस्सा हो जाते हैं, मुस्लिम भी गुस्सा हो जाते हैं कि ये हमारे धर्म को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो इससे क्या विद्रोह कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। तो उसी समय की जो घटना हुआ था उसी सबको कहते हैं 1857 की क्रांति। चलिए अब बारीकी से जान लेते हैं कि क्या था क्या नहीं, एग्जाम में से क्या क्या पॉइंट इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं, उसको देखते चलते हैं। शॉर्ट में कहानी बता दी, आप समझिएगा। देखिए, 1857 की क्रांति था सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण, ये सभी कारण था। जैसे मान लीजिए कि होता नहीं है सामाजिक कारण, जैसे समाज में धार्मिक और आर्थिक कारण, सारे कारण एक तरह से बताए गए थे। जैसे बोला जाता है कि आपसे किसी तरीके से किसी को दुश्मनी हो पहले से, और शुरू में टकरा जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो क्या आप झगड़ा कर लेते हैं और खूब झगड़ा होती है, तो इसका एक कारण थोड़ी नहीं कि टकराया थोड़ा सा उसके लिए इतना झगड़ा हुआ, नहीं, इससे पहले से भी दुश्मनी था, उसका भी बदला या उसी टाइम निकाल लिया, तो एक हुआ, समझे ना। तत्कालीन कारण उस समय था चर्बी भरी कारतूस। तत्कालीन कारण चर्बी भरी कारतूस था, लेकिन बहुत से लोग के बहुत से बात का गुस्सा था, तो सारे गुस्सा सोचा क्यों ना हम इसी लहर में निकाल लें अंग्रेज से, फिरंगी से, और फिरंगी को मार के यहाँ से भगा दे भारत से, छिलल मुर्गी को। तो ये सब प्लान बना लिए भारतीय लोग, क्रांतिकारी लोग भी, ठीक है। और पुराना नाम का, जैसे देखिए, ब्राउन गैस था, पहले राइफल का नाम था ब्राउन गैस, लेकिन उनके जगह पे आया था कि आधुनिक एनफील्ड राइफल, कारतूस था उसमें, और गाय और सुअर की चमड़ा पे प्रयोग किया गया था, उसके ऊपर कवर था उस पर, ठीक है। मंगल पांडे एक ब्राह्मण थे, ये भी क्या थे, सैनिक थे, और इनको भी दिया जाता था वो कारतूस। इनको पता चला, ये बात हल्ला हुआ कोलकाता से, कोलकाता के एक था
कारखाना, वहाँ से आवाज़ उठती है कि ये कारतूस में किसका चमड़ा है, गाय और सुगर का चमड़ा से बना हुआ कारतूस है। तो इस बात से नाराज होकर मंगल पांडे क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो मंगल पांडे की कुछ पर्सनली जानकारी रख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले विद्रोह करने वाले कौन थे, मंगल पांडे ही थे। तो इनका जन्म 1827 में बलिया यूपी में होती है। 34वीं इन्फीरियल बंगाल नेटिव के सेना थे। जैसे 34 नंबर के इन्फीरियल बंगाल के क्या थे, उस सेना के थे। और बैरकपुर छावनी में ही विद्रोह करती है। उस समय ड्यूटी कर रहे थे कहाँ, बैरकपुर छावनी में। और इनको पता चलता है कि गाय और शुगर है, तो ये बोले कि हम ब्राह्मण हैं, ऊपर से कैसे बर्दाश्त कर ले, ये कभी बर्दाश्त लायक नहीं है। और ये क्या कर देते हैं, वहीं पे विद्रोह कर देते हैं। जब यह विद्रोह कर देते हैं तो विद्रोह करने के बाद होता है क्या कि उस समय अंग्रेज घुसा जाता है। तो उस समय वहाँ के जो जनरल थे, जनरल बाग तथा जनरल ह्यूसन आ जाते हैं, मंगल पांडे को समझाने लगते कि मंगल पांडे तुम गलत कर रहा है, सेना में होकर सेना के विद्रोह कर रहा है। तो मंगल पांडे बोलते हैं कि धर्म से कोई खिलवाड़ नहीं, आप मेरे धर्म से कर गए, आप कैसे शांत रहे। और मंगल पांडे उसी समय कारतूस उठाते हैं, बोलते हैं हम भ्रष्ट हो ही गए हैं, तो क्यों ना आपको भ्रष्ट कर दे। और उसी समय जनरल बाग तथा जनरल ह्यूसन की गोली मारकर कर देते हैं हत्या, उस हत्या कर देते हैं। और उस टाइम डेट क्या था, उस टाइम डेट था 29, कितना था डेट की बात करते तो 29 मार्च 1857 था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने हत्या कर दी थी, किसकी, जनरल बाग तथा जनरल ह्यूसन की। जब जनरल बाग तथा जनरल ह्यूसन की हत्या कर देते हैं तो मंगल पांडे की गिरफ्तारी हो जाती। ऑलरेडी बात है कि हाँ, मंगल पांडे को गिरफ्तारी तो कर ही लेगा अंग्रेज, काहे कि वही था। तो मंगल पांडे को गिरफ्तार करती है, सोच लीजिए 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दे देते हैं। आज भारत का कानून इतना अंधा हो गया है कि अगर कोई रेपिस्ट है, वो रेप कर देता है, तो वो 10 साल 5 साल हो जाता है, फिर भी उसको सज़ा नहीं मिलता है। वो सोच लीजिए जिस फैमिली पे क्या भी गुजरता होगा, जो फैमिली के घर में कांड हुआ होगा, उसके अपराधी उसके सामने घूम रहा होगा, कितना गुंजता होगा, कितना खराब लगता होगा। हमारे देश के कानून में सुधार होना चाहिए, पर क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे, अभी आधुनिक पढ़ते हैं। 1857 विद्रोह शुरुआत हुआ था कब, 10 मई से। देखिए 8 अप्रैल को क्या हुआ, फांसी दे दिया। 8 अप्रैल को क्या कर दिया गया था, उनको फांसी दे दिया गया था। जब उनको फांसी दे दिया गया था तो फांसी देने के बाद क्या किए कि विद्रोह होना जरूरी था। जैसे कि होता है क्या कि जब फांसी मिला ना मंगल पांडे को, तो बहुत से सेना थे जो अंग्रेज के साथ थी, या बहुत से सेना थे बोले कि नहीं, हम अपने धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, अंग्रेज को कभी माफ़ नहीं करेंगे। अंग्रेज से क्या करते हैं, विद्रोह करती। उसमें बहुत से सेना को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद जेल में रख दिया। बहुत से सेना क्या विद्रोह करती है। जब इस सब से हुआ तो विद्रोह किए, तो उस समय भारतीय लोग भी साथ देना चाहिए, तो साथ भी दिए थे। उस समय जैसे कि मान लीजिए बहुत से राजा के डलहौजी द्वारा राज हड़प नीति द्वारा उनके हड़प लिया था, तो वो सब अपने बदला लेने के लिए, अपने राज को वापस करने के लिए क्या राज करना स्टार्ट कर दिया अंग्रेज से। वो सब सोचे कि क्यों नहीं, यही झुंड में हम भी युद्ध लड़ लेते हैं और अंग्रेज को भगा देंगे, और फिर से मेरा सत्ता, मेरा शासन प्रशासन सब मिल जाएगा। ये चीज़ देख के सब लोग लड़ने लगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो बोले कि नहीं, मान लो कि अभी हम अंग्रेज को साथ देते हैं तो अंग्रेज फिर गुलामी करबे करेगा, मेरे ऊपर गुलामी करवाएगा। अगर मुगल सब जीतता है तो मुगल में फिर हमसे क्या करवाएगा, गुलामी कराएगा। कोई भी जीतेगा, हमको गुलाम ही बनना है, इससे अच्छा हम भाग ही नहीं लेते हैं। और वो क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह स्टार्ट होता है कब से, तो ये स्टार्ट होता है 10 मई से। कब होता है, 10 मई से। और कहाँ से होता है, तो मेरठ एग्जाम में भी सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखें। उस समय के नेता कौन थे, बहादुर सदुतिये। उस समय क्या हुआ था, जब कोई मुख्य नेता नहीं मिला था सैनिक को, तो वो सब किसको नेता बना लिए थे, बहादुर शाह द्वितीय, जो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जिसको अंग्रेज ने हटा दिया था और पेंशन भोगी बना दिया था। तो वो बहादुर शाह द्वितीय वो जाकर क्या बोलते हैं सेना लोग, बहादुर शाह द्वितीय पहले था, आप ही हम लोग का क्या थे, नेता थे, राजा थे, तो अब भी आप मेरा नेता बन जाइए, और जब अंग्रेज चला जाएगा, भाग जाएगा, तो यहाँ पे मुख्य रूप से फिर आप शासन संभालिएगा। तो ये चीज़ बहादुर शाह द्वितीय को अच्छा लगता है। बहादुर शाह द्वितीय सोचता है कि बिना लड़े हमको फिर से मेरा राज्य मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात है, हाँ हम बनने के लिए तैयार है, और बन जाता है। उस समय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ये इंपॉर्टेंट। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पमस्टन, कौन थे, पमस्टन।
ये सब एग्जाम में मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरकारी इतिहासकार थे सेनगुप्त। सरकारी इतिहासकार कहने का मतलब ये हुआ कि जो सरकारी इतिहास के बारे में लिखे कि क्या क्या घटना हो रही है, क्या घटना हो चुकी है, वो सब लिखता था। कौन? सेनगुप्त। और मशहूर शायर था मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब उसी तरीके से क्या थे? शायर थे। मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति के टाइम में क्या थे? शायर थे। और प्रतीक चिन्ह था कमल और चपाती। प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल चपाती। इसका मुख्य कारण समझिएगा कि कमल और चपाती का यूज किया जाता था चिन्ह में। जैसे कि बहुत से लोग भाग ले रहे थे क्रांति में, बहुत से लोग भाग नहीं ले रहे थे, तो ये चीज़ क्रांतिकारी को कैसे पता चलेगा कि कौन भाग ले रहे हैं कौन नहीं? सबको एक एक कर पूछना ये पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए कमल और चपाती का प्रयोग किया गया और हर एक घर में कमल चपाती भिजवाया गया। जिस घर से कमल चपाती वापस आ जाता था आधा खा के, उस घर में समझा जाता है कि ये घर वाले 1857 की क्रांति में भाग ले रहे। जिस घर से वापस नहीं आता था या लौटा देता था पूरा के पूरा, तो वो समझ जाता था कि वो भाग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति का असफलता का कारण देखिए। जैसे कि सफल तो नहीं हो पाया था। अगर सफल होता था उसी समय पूरे अंग्रेज भाग जाते। तो सफल ना होने का मुख्य कारण थे बहुत से लोग थे जो क्या किए थे? भाग ही नहीं लिए थे, अंग्रेज का साथ दे दिए थे, क्रांतिकारी का साथ न देखे, बहुत से लोग साथ ही न दिए थे। तो देखिए क्रांति का नेता बहादुर शाह द्वितीय कमजोर शासक था। ये तो एक कमजोर शासक बूढ़ा था, इसको नहीं बनाना चाहिए मुख्य नेता। कोई अपना भारतीय बनता जो अच्छा से नौजवान रहता, क्रांतिकारी रहता, वो संभालता या समझदार व्यक्ति को बनाता, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय के पत्नी जिन्नत महल। जब बहादुर शाह द्वितीय की अंग्रेज को पता चला कि इसका मुख्य नेता कौन है, बहादुर शाह द्वितीय है, तो बहादुर शाह द्वितीय के घर पे क्या पड़ दिया? रेड मार दिया। रेड मारने पर बहादुर शाह द्वितीय तो भाग गया, लेकिन उसकी पत्नी पकड़ा जाती है। जब उसकी पत्नी को 2-4 मारते हैं, फैट मुक्का मारते हैं, तो जिन्नत महल होती है उसकी पत्नी, जिन्नत महल सारे प्रोग्राम बता देते हैं। बहादुर शाह द्वितीय इतना पगला इंसान थे कि सारे बात अपने पत्नी को बता रखे थे। बोल दिए कि जिन्नत महल तुम क्यों टेंशन में हो, आने वाला टाइम में तुम खुद रानी बन जाओगी भारत के। अभी देखो 57 की क्रांति स्टार्ट होगा, पूरा प्रोग्राम ऐसे ऐसे बन चुका है, यहाँ से विद्रोह होगा, यहाँ से विद्रोह होगा, अंग्रेज को मार के भगा देंगे और तुमको फिर से क्या बना देंगे? रानी बना देंगे, हम खुद राजा बन जाएंगे। सारा प्रोग्राम बहादुर शाह द्वितीय अपनी पत्नी को बता दिया। और जब अंग्रेज माना 2 चाटी, जिन्नत महल सारा प्रोग्राम बता दी कि ऐसे ऐसे विद्रोह होगा, ऐसे ऐसे पूरा प्लान है। तो इस चीज़ अंग्रेज को पता चल जाता है और ये चीज़ पता चलने के कारण मुख्य कारण ये भी बनता है कि जिन्नत महल बता देती है पूरे प्रोग्राम और पूरे प्लान को चौपट कर देती है। यह क्रांति केवल उत्तर भारत में रहता है। हाँ, एक सही है, बोलेगा 1857 की क्रांति उत्तर भारत में रह जाता है। उत्तर भारत कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के नक्शा ऐसे है, तो ऐसे में उत्तर भारत एक बना हुआ, यही पार्ट में रह जाते हैं 1800। दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ग्वालियर का देखिए, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, हैदराबाद का निजाम, जोधपुर का राजा, भोपाल का नवाब, सिंध शासक और जम्मू कश्मीर का महाराजा, ये सब थे जो अंग्रेज के साथ दिए थे। किसका साथ दिए थे? अंग्रेज का साथ दिए थे, ना कि भारतीय क्रांतिकारी के। अब बोलेगा हैदराबाद का निजाम था, कोई निजाम नहीं था, वहाँ के राजा को निजाम कहते थे। क्या कहते थे? अब बोलेगा कहाँ के राजा को निजाम कहते थे? तो हैदराबाद के। कहाँ के राजा को राजा कहते थे? तो जोधपुर के। कहाँ के राजा को नवाब कहते थे? भोपाल के राजा को नवाब कहते थे। सिख शासक था, जम्मू कश्मीर का महाराजा। जम्मू कश्मीर में जो भी राजा बनता था उसको कहते थे महाराजा, ठीक है। तटस्थ वर्ग, तटस्थ वर्ग माने पढ़े लिखे वर्ग, मध्य वर्ग, जैसे पढ़े लिखे वर्ग, मध्य वर्ग या जमींदार लोग, ये सब किसी का भाग किसी के साथ न दिए। बोले कि हमें ऐसे भी गुलाम बनना है, अंग्रेज जीते चाहे मुगल जीते, दोनों तरफ से हमको गुलाम ही बनना है, तो क्यों हम किसी को भाग दें? इसलिए कहते ज़्यादा पढ़ा लिखा बुर्बक ही होता है। ये सब पगला था, उस समय भाग देता तो क्या ठीक है, मुगल भी चला जाता, अंग्रेज भी चला जाता, पूरा भारत स्वतंत्र हो जाता उसी टाइम। तो ध्यान नहीं दिया, ठीक है। 1857 की क्रांति देखिएगा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? दिल्ली, बहादुर शाह द्वितीय, इसकी पत्नी जिन्नत महल रहती है। दिल्ली से कौन नेतृत्व करते हैं? तो बहादुर शाह द्वितीय, एक पत्नी कौन रहते हैं? जिन्नत महल, जो सारा प्रोग्राम खोल देती है। वह बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति का नाम क्या था? तो इसके सेनापति के नाम था बख्त खां। क्या था? बख्त खां। अंग्रेज का था निकलसन और हर्सन। निकलसन और हर्सन वहाँ के क्या थे? अंग्रेज थे। जिसमें निकलसन की मृत्यु हो जाती है या हर्सन बच जाता है।
ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा तो कानपुर क्या है, कानपुर से थे नाना साहब और इनका सेनापति का नाम था टट्टा टोपे। लेकिन नाना साहब के बचपन का नाम क्या था या मूल नाम पूछे तो धुंधुपन था। और सेनापति का टट्टा टोपे का मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडु था। क्या था, रामचंद्र पांडु। और वहाँ से अंग्रेज कौन थे, कैंपबेल थे। कौन अंग्रेज थे, कैंपबेल थे। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कानपुर से कौन थे, बेगम हजरत महल महकपली जिसे कहा जाता है। सबसे अधिक सेना था इनके पास, महकपली के पास बोला जाता है बेगम हजरत महल के पास कि इतना पैसा था, इतना सोना था इनके पास, छत पे सोना सुखाती थी। क्या सुखाती थी, छत पे सोना सुखाती थी। और इनका नाम था महकपली। क्या था, महकपली। सबसे अधिक सेना था, 75,000 सेना भाग लिया था इनकी तरफ से, लेकिन कुछ भारतीय सहयोग नहीं दिया। इसके वजह से क्या होता है, सब कुछ चौपट हो जाता है। इनके पति बाजिद अली शाह था जिनकी मृत्यु हो जाता है बहुत पहले ही, और इनको अवध को लखनऊ को हड़प लेते राजा रत्नीति द्वारा डलहौजी। और अंग्रेज कैंपबेल, नील हेवेल्स, हैबललॉक, लॉरेंज, ये सब किसके यहाँ से, ये सब थे कहाँ, लखनऊ से ही थे। क्योंकि वहाँ पे सेना बहुत था तो अंग्रेज भी अपना क्या सेनापति बहुत रखे थे, वहाँ 4-4 सेनापति थे। इलाहाबाद से कौन थे, लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन थे, लियाकत अली। फैजाबाद से कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। और अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। देखिए मौलवी अहमदुल्ला के पास कोई सेना नहीं था, ना ये अंग्रेज को मारते थे। ये क्या काम करते थे मौलवी अहमदुल्ला, कि गांव-गांव में घूम के अब आदमी को प्रेरित करते थे क्रांति में भाग लेने के लिए। ये कहते थे कि देखो वो दिन याद करो जिस समय तुम्हारा अंग्रेज माँ बहन किसी का इज्जत नहीं छोड़ा, तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारा खाना छीन लिया, तुम्हारा कर लिया, बहुत से याद दिला के मोटिवेट करके तैयार कर देते थे। अंग्रेज शांत करके जाता था, ये जाकर मोटिवेट कर देते थे, फिर से विद्रोह स्टार्ट हो जाता था। इसलिए मौलवी अहमदुल्ला को अंग्रेज सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। कहते थे 50,000 रुपया इनाम देंगे उसको जो मौलवी अहमदुल्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ के हमारे सामने लाएगा। समझ लीजिए एक मौलवी भी इतना खतरनाक था उस समय। झांसी की रानी, अब झांसी की रानी को तो सब जानते हैं। झांसी की रानी झांसी की रानी, इनके पति का नाम क्या था, बाल गंगाधर राव था। बाल गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इनका सारा प्रशासनिक आधार रानी लक्ष्मीबाई को संभालना पड़ता है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई एक औरत होते हुए भी सब कुछ अच्छे से संभालती है। अब पति इनका पुत्र रहता है दामोदर जो गोद लेते हैं, और अंग्रेज रहता है हीरोज। झांसी किसी से कौन अंग्रेज था, हीरोज था। लास्टली तक रानी झांसी लक्ष्मीबाई की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बरेली, खान बहादुर खां। बरेली से कौन था, खान बहादुर खां। फतेहपुर से आजी मुल्ला खां। फतेहपुर से कौन था, आजी मुल्ला खां। पटना से कौन था, पीर अली, पुस्तक विक्रेता। अपना पटना, बिहार के पटना से कौन था, पीर अली था, पुस्तक विक्रेता। अंग्रेज कौन था, विलियम टेलर था। और आरा, अपना बिहार से मुख्य रूप से बोलेगा कि बिहार से 1857 के क्रांति में भाग कौन लिया था, तो यह वीर कुंवर सिंह लिए थे। 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेज को पानी पिला दिए थे और हरा भी दिए थे। लेकिन लास्टली तक इनको एक नदी पार करते हुए अंग्रेज गोली मार देती है हाथ में, तो अपना हाथ काट के गंगा नदी को दान कर देते हैं। और उसी समय बीमारी से धीरे धीरे ग्रसित हो जाते हैं और इनको क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के विषय में कथन। देखिए जैसे कुछ भी होता है, आप गांव देहात में कुछ भी करना चाहिएगा तो उससे पहले क्या लोग कथन देना स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोलने लगेंगे, ये करके क्या मिलेगा, ऐसा बहुत आदमी किया है, ठीक है। तो 4 लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं जाना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं वो करिए, ठीक है। देखिए तो कथन क्या हुआ था, जब क्रांति खत्म हो गया तो 4-5 लोग थे अपना कथन देने लगे थे। एक लोग बोलते थे जैसे बीडी सावरकर थे, ये बोले भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बोले बीडी सावरकर कि भारत का क्या था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसका कहने का मतलब हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम की यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का क्या था, युद्ध था। यह राष्ट्रीय विद्रोह है। डिजरायली ने बोला कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, यह एक छूट-फूट विद्रोह है। आरसी मजूमदार बोले कि भारत इतना बड़ा है और यहाँ से विद्रोह हो रहा है, छूट-फूट विद्रोह है। सब लोग साथ में विद्रोह लेते थे, अंग्रेज के दम था कि ठीक जाता, कब के भाग जाता अंग्रेज। लेकिन आरसी मजूमदार भी ठीक है बोले थे एक तरह से। यह हिंदू तथा मुस्लिम का
षड्यंत्र था। ये कौन बोला था? जेम्स ऑगस्टन एवं डब्ल्यू टेलर ने बोला था। यह समानता एवं बर्बरता के बीच युद्ध है। ये किसने बोला था? टी.आर. होम्स एवं L.E.R. रीज ने बोला था। सीधा याद रखे, रीज बोला था। ये भी यह धर्मताओं एवं ईसाइयों का क्या था? खिलाफ युद्ध था। जैसे बोला कि गाय और सुगर चमड़ा के लिए लड़ा, इतना युद्ध कर दिया, तो ये युद्ध अगर स्वतंत्रता की युद्ध करना होता इसको भारतवासियों को, यह गाय और सुगर के लिए क्यों करता? इस पे अंग्रेज कब्जा कर लेता, गुलामी करा रहा था, तो विद्रोह कर सकता था इसके लिए। तो ये सब के लिए कोई मतलब नहीं था। इसका धर्म नष्ट हो जाए इसलिए विद्रोह किया। सोच लीजिए, भारत लोग पगले था, उसको ये सब के खिलाफ नहीं करना था कि हमारे भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे, अंग्रेज को भगाना है, यह गुलामी करा रहा है, कर बढ़ा रहा है, सब कुछ इसके लिए नहीं किया, एक गाय और सुगर के लिए कर दिया। अरे भाई, इतना कुत्ता की तरह जिंदगी जिया रहा है तो जी रहा है, तू गाय सुगर के खा रहा है तो वो भी खा के जिंदा रहा, उल्ला क्या कर रहा है? तू चिल्ला रहा है। आज चिल्लाना ही है तो पूरा अच्छा से चिल्ला कि हम उसका एक भी बात न मानेंगे, चाहे गुलामी की बात हो, चाहे करू चलना हो, चाहे राजनीतिक की बात हो, कि बात नहीं मानेंगे। इसके लिए विद्रोह कर एक किए थे। कौन बोला था ये बात? रीच बोला था। तो ये सब बात पे ध्यान देना चाहिए, अच्छा से आप थियोरटिकल समझ के चलिए, ठीक है। थोड़ा टाइम ही लगेगा, लेकिन वो हो सकता है हम ऑनलाइन पढ़ के निकल जाए, लेकिन आपको उतना समझ नहीं आएगा। लेकिन एक एक चीज़ अच्छा से समझिएगा ना, तो आगे चल के एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन ना होगा, क्लियरली पता रहेगा कि ये बात रीच ही कहा था, ठीक। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये कौन बोला था? सर जॉन लॉरेंस एवं रीले। सर जॉन लॉरेंस एवं रीले ने कहा कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। हाँ, सर जॉन लॉरेंस बोला कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। इसमें सारे तरह क्या लिए थे? सिपाही भाग लिए थे, जनता कोई भाग नहीं लिया था। ज़्यादातर जनता बहुत कम भाग लिया था, ज़्यादा सिपाही भाग लिए थे, क्योंकि पूरा जनता भाग लेता था, अंग्रेज के दम नहीं था कि वो टिक जाता। अब देखिए आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ पत्रकार था या कुछ संस्था था जो स्थापना हुआ था इसके अंग्रेज के खिलाफ में। तो पहला हुआ था लैंड होल्ड सोसाइटी। लैंड होल्ड सोसाइटी के कौन था? इसका था द्वारकानाथ टैगोर। कहाँ किया था? कोलकाता में 1838 में। ये क्या था? जमींदारी सोसाइटी था। इसका स्थापना कौन किया था? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर कोलकाता में 1838 में किया था, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1839 में विलियम एडमंड्स ने किया था। विलियम एडमंड्स ने किया था। बंगाल देखिएगा, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1883 में जॉर्ज थॉमस ने किया था। कौन किया था? जॉर्ज थॉमस में। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1851 में किसने किया था? राधाकांत देव ने किया था। कौन किया था? राधाकांत देव 1851 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1856 में किया था दादा भाई नौरोजी। ये कहाँ किए थे? लंदन में किए थे। लंदन इंडियन सोसाइटी 1866 में दादा भाई नौरोजी ही किए थे, ये भी लंदन में किए थे। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने किया था। और इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, आनंद मोहन बोस इसमें साथ में। सेकेंड ICS अधिकारी बने थे कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में बना था। 1874 में बरिस्टर कर दिया था। क्या कर दिया था? बरिस्टर की पढ़ाई कर लिया था, वकीलियत पढ़ लिया था। बिना जज का बादशाह कहा जाता है किस? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुआ था और 1871 में ईस्वी में महादेवी गोविंद रानडे जुड़ गए थे इससे। किससे? पूना सार्वजनिक सभा से जुड़ गए थे और वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। किसे? गोविंद रानडे को। 1 मिनट गर्मी लग रहा है, थोड़ा पंखा चला लेते हैं। देखिए आगे देखते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये सब देख चुके हैं कि नहीं देखे? बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1852 में हुआ था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में हुआ था, फिरोज शाह मेहता ने किया था। फिरोज शाह मेहता ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ था, सर विलियम जोन्स ने किए थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में जेम्स मैकिन्टोश ने किया था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसको कौन किया था?
मधुसूदन दत्त ने किया था, मधुसूदन दत्त ने किया था। अब देखते हैं कांग्रेस, क्या देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी क्लास, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। ये संस्था जितना भी हम बताए हैं इस संस्था को एक तरह से याद कर लीजिएगा। कभी कभी एक दो संस्था के नाम पूछ देती कि इसकी स्थापना किसने किया था और कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो एक अच्छा से देख लीजिएगा जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो फंसे ना। ठीक है, अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था और इसके संस्थापक किसने किया था, ए.यू. होम ने किया था। ए.यू. होम थे, एक व्यक्ति थे, अंग्रेज ही थे। यह किसकी, कांग्रेस की स्थापना करते हैं भारत में, और यही कांग्रेस आगे चलकर भारत आज़ाद होने में बहुत बड़का भूमिका निभाते हैं। शिमला का संत, हर्मिट ऑफ शिमला और महासचिव 1885 से 1905 इसमें 20 वर्ष तक किए थे और अंग्रेज द्वारा सुरक्षा बल के रूप में कांग्रेस की स्थापना किया गया था। अंग्रेज द्वारा सुरक्षा बल के रूप में क्या किया गया था, इसका उपयोग किया गया था। ये किसने बोला था, ये अंग्रेज द्वारा सुरक्षा बल के रूप में जैसे स्थापना किया, जैसे अंग्रेज क्या चाहते थे या किसी बोला नहीं था। ये कहा जाता है कि जैसे कि अंग्रेज अपना हिसाब से किए थे कि अंग्रेज जब 1857 की क्रांति हुआ था तो उस समय देखा गया था कि हमारे जब क्रांति हुआ तो भारत, अंग्रेज अपना बात किसको कहे जो पूरा भारत में बात चले, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, सब अपना मन के था। तो इसीलिए कांग्रेस की स्थापना की कि जब भी अगर अंग्रेज को कोई बात कहना है तो कांग्रेस आके कहेगी जो मन सो उठ के ना आएगा हमको बोलने, और हमको भी कोई बात कहना होगा या कोई फरमान जारी करना होगा तो हम कांग्रेस को बोल देंगे और वो चीज़ पूरे भारत में लागू होगा। ये बात सोच के क्या किए थे, कांग्रेस की स्थापना किए थे। ठीक, उस समय वायसराय कौन थे, डफरिन थे। कौन थे, डफरिन थे। प्रथम सम्मेलन पुणे में होना था लेकिन पुणे में फैल जाता है एक प्लेग। प्लेग एक बीमारी होता है जो चूहों के द्वारा फैलता था। किसके द्वारा फैलता था, चूहों के द्वारा फैलता था, और इसी की वजह से पुणे में नहीं होता है, बम्बई में होता है। बम्बई मतलब मुंबई में होता है। और संस्थापक स्थान कौन होता है, जैसे कि कहाँ पे होता है प्रथम इसका सम्मेलन, तो ये जैसे इसका पहला बैठक कहाँ होता है, तो ये होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। प्रथम में मुस्लिम की संख्या 2 था, दूसरा में 33 था, तीसरा में 81 था। जैसे कि प्रथम जब सम्मेलन ये हर एक साल पर एक दा होता था और विशेष बहुत कम हुआ है, जैसे कि इसका सम्मेलन हर एक साल में एक बार करना है। ठीक है, कांग्रेस का नियम था, लेकिन जब कभी ज़रूरी पड़े तो 2 बार भी हो जाता था, तो उसको बोलते थे विशेष अधिवेशन। क्या बोलते थे उसको, विशेष अधिवेशन। लेकिन प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। लेकिन प्रथम सम्मेलन में मुस्लिम की संख्या कितनी थी, बस 2 थी। उसमें प्रथम में ज़्यादातर वकील मास्टर यही सब भाग लिए थे। दूसरा में मुस्लिम की संख्या कितना था, 33 था, और तीसरा सम्मेलन में कितना था, 81 था। कितना था, 81 था। ठीक है, देखिए इधर कुछ लिखे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए था कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जो प्रथम सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। वो बहुत भूमिका निभाए थे इसमें, लेकिन कुछ कारणवश इसमें भाग नहीं लिए थे। इन्हें ही कहा जाता है बिना ताज का बादशाह। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। जैसे होता है ना कि जिसके ऊपर ताज रहता है वही राजा होता है, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा गया था कि इनके सर पर ताज नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, बादशाह है। बंगाल, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के एक भी अध्यक्षता नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म दिमाग के रहते हैं और इससे डरते हैं कांग्रेस की पार्टी से कि जो भी आगे काम चल रहा है उसको भी अगर ये भाग लिए, ये अध्यक्षता किए तो सारा चौपट कर देंगे। अंग्रेज को एक के सीधा गोली भिड़ा के कनपट्टा में बोलेंगे ये काम करेगा कि नहीं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। फिर अंग्रेज शांत रहेगा, नहीं रहेगा, धीरे धीरे हटाना है। देखते हैं कि अंग्रेज हमारे भारत से कैसे जाता है, कैसे कैसे लोग क्रांति करके मेहनत करके हम लोग को आज़ादी दिलाए हैं। अभी देख रहे हैं भारत की हालत क्या है। तो अगर हम लोग को आज़ादी दिलाए हैं इतना मेहनत से, तो इसका सही उपयोग करना चाहिए, हमारे देश में, देश के लिए अच्छा करना चाहिए। ठीक है,
अब कांग्रेस के कथन, जैसे कांग्रेस की तो स्थापना हो गया, तो कांग्रेस की स्थापना होने के बाद देखिए कि इसका कथन, इसके ऊपर भी बहुत लोग क्या किए थे, टिप्पणी किए थे। जैसे 1857 की क्रांति हो गया तो उसके ऊपर क्या किए थे लोग, टिप्पणी किए थे। वैसे ही 1857 की क्रांति में भी क्या, ये कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, इसके ऊपर क्या किए, टिप्पणी किए। तो आप देखते हैं क्या क्या कौन कौन टिप्पणी किए हैं। तो कांग्रेस अल्पसंख्यक लोग का कथन प्रतिनिधित्व करता है। कौन कहा था, डफरिन कहा था। डफरिन बोला कि देखिए भारत में इतना जनसंख्या है, कांग्रेस का स्थापना हुआ, इसमें बस ये है 30-40 लोग 50 लोग भाग लिए हैं, ये भारत को क्या करेंगे, आज़ादी अधिक करेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो कौन बोला था ये बात, डफरिन बोला था। कांग्रेस के लोग पदों का भूखा है, बंकिम चटर्जी। बंकिम चटर्जी, जब देखिए कांग्रेस की हालत ऐसा था कि जब कांग्रेस बना था उसमें पद के लिए सब क्या करने लगे, लड़ाई करने लगे कि हम ये पद बनेंगे, हम सचिव बनेंगे, हम अध्यक्ष करेंगे, हम ये करेंगे। पद के लिए क्या करने के लिए, झगड़ा करने लगे। तो बंकिम चटर्जी बोलते हैं कांग्रेस के लोग पदों का क्या है, भूखा है, ये बोले। उसके बाद अरविंद घोष बोलते हैं कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है। अरविंद घोष क्या बोलते हैं, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है। कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने विनाश की ओर जा रही है, ये किसने बोला, कर्जन बोला। कर्जन इसलिए बोला कि देखिए अपने ही भारतीय लोग कांग्रेस के बारे में ऐसे ऐसे बात करते हैं, तो कांग्रेस क्या क्षय मरण विनाश की तरफ जा रहा है, कांग्रेस थोड़ा दिन में बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, अश्विन कुमार दत्त ने बोला था। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, एक कौन, बिपिन चंद्र पाल बोला था। जैसे कोई भी काम होता था कांग्रेस मनाना, जैसे भारत में शिक्षा सुधार या कुछ भी कर बढ़ रहा है या कुछ भी सुधार करना हो, तो इसके लिए कांग्रेस के क्या करते नेता लोग, अंग्रेज को जाकर बोलते थे कि सर ऐसे है, ऐसे सुधार कीजिए, ये कीजिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज़ से गुस्सा होकर बिपिन चंद्र पाल बोले कि कांग्रेस याचना करने वाली एक संस्था है और कुछ नहीं। याचना मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करने वाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है, ये किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था। सेफ्टी ऑफ सिद्धांत किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था। सेफ्टी बल का सिद्धांत लाला लाजपत राय। हमें साल भर मेढक की तरह तरतराने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि हमें सालों भर काम करना पड़ेगा। बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे 100 बात की एक बात, कि हमें साल भर में एक बार मेढक की तरह, जैसे कांग्रेस के लोग क्या करते थे, साल भर सुतल है, दिसंबर आया, दिसंबर के टाइम बोले कि चलो इसका क्या होगा, अध्यक्षा होगा, इसका क्या अधिवेशन होगा, एक अधिवेशन कर लेते साल में। तो बाल गंगाधर तिलक गुस्सा हो गया। बाल गंगाधर तिलक, देखो ऐसे साल भर ऐसे ही मेहनत करना होगा, जैसे एक महीना हम लोग मेहनत करते हैं वैसे ही हमको या सालों भर मेहनत करना होगा, तो जल्दी हम लोग को क्या मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सम्मेलन देख लेते हैं। देखिए पहला सम्मेलन 1885 में होता है, जो कि बम्बई में। इसके अध्यक्ष WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष रहते हैं। देखिए एक चीज़, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते ये कांग्रेस की स्थापना कौन करते हैं, AU होम करते हैं, और AU महासचिव बनते हैं। और कितने साल के लिए बनते हैं, तो टोटल 20 साल के लिए सचिव बनते हैं। 1885 से 1905 तक महासचिव के पद पर AU होम रहते हैं। AU होम को कहा जाता है संत ऑफ शिमला, शिमला का संत कहा जाता है, ठीक है। 1886 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी में प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और 3 बार अध्यक्षता किए थे, 1886, 1893, 1906। 1887 में मद्रास में हुआ था, बकरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। देखिए तीसरा बार होता है 1887 में मद्रास में। एक अध्यक्षता कौन करते हैं, बकरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन, बकरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम पारसी अध्यक्ष बोले दादा भाई नौरोजी 1886 में। दादा भाई नौरोजी कितने बार अध्यक्ष थे, 3 बार, 1886, 1893, 1906। हाँ 3 बार, 1886, 1893, 1906, ठीक। तीसरा कौन किए थे, बकरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले था। कौन था, जॉर्ज यूले था प्रथम अंग्रेज ईसाई। प्रथम अंग्रेज कब किए थे, 1888 में किए थे। कौन थे, जॉर्ज यूले थे। कौन थे, जॉर्ज यूले थे। प्रथम मुस्लिम कौन थे, बकरुद्दीन तैयब जी। प्रथम पारसी का थे दादा भाई नौरोजी। ये सब याद रखिए, प्रथम वाला जरूर याद रखिएगा। सीधा आपसे पूछ देगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बकरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज कौन थे अध्यक्ष, जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ये सब याद रखिएगा, ठीक।
1889 में बम्बई में होता है, विलियम बेडरबन करते हैं, यह दूसरे अंग्रेज रहते हैं। विलियम बेडरबन दूसरे अंग्रेज रहते हैं। ये कहाँ करते हैं? ये भी करते हैं बम्बई में, और ये 2 बार अध्यक्ष करते हैं। एक तो 1889 में करवे करते हैं, लेकिन 1910 में फिर जाकर विलियम बेडरबन करते हैं अध्यक्ष। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। बोलेगा पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया था? 1889 के कांग्रेस अधिवेशन में। 1890 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कब कौन किया था इसके अध्यक्ष? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने किया था। पहली बार महिलाओं को संबोधित किया था। इसमें कौन थे? कदामरी गंगुले। कदामरी गंगुले थी, इसको पहली बार सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था? संबोधित किया गया था, संबोधित किया गया था। कौन किया था? फिरोज शाह मेहता किया था 1890 के कोलकाता अधिवेशन में। 1896 में हुआ था, यह भी हुआ था कहाँ? कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता कौन? रहमतुल्लाह सयानी किए थे, और वंदे मातरम यही में गाया था। इससे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 में गाया था। किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के 1896 में गाया था। इस समय अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। और दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। सर्वप्रथम गाया गया था। राष्ट्रीय वंदे मातरम क्या है? एक राष्ट्रीय गीत है। क्या है? राष्ट्रीय गीत है। उसके बाद 1901 में होता है। 1901 में होता है कोलकाता में। 1901 वाला कौन कहते हैं? दिनेशा इडालू बाचा। दिनेशा इडालू बाचा करते हैं। पहली बार महात्मा गांधी इसमें सम्मेलन में भाग लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी तो अफ्रीका छोड़कर 9 जनवरी कब आते हैं? 1915 को आते हैं, और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। लेकिन 1901 में आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है भारत में। तो भारत में देखते हैं कांग्रेस के एक सम्मेलन हो रहा है, तो उसमें आगे भाग लेके देखते हैं। तो कब देखते हैं? 1901 में कोलकाता वाला में। ठीक। 1905 के देखते हैं वाराणसी। वाराणसी के कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। पहली बार स्वशासन का प्रयोग करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में वाराणसी में, और पहली बार स्वशासन का प्रयोग करते। 1906 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी करते। दादा भाई नौरोजी के बताए थे 3 गो करते, 1886, 1893, 1906। और जब 1906 वाला करते हैं दादा भाई नौरोजी, तो स्वराज की मांग करते हैं, स्वशासन की मांग करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग करते हैं, स्वराज की मांग करते हैं, बहिष्कार का प्रयोग करते हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष करते हैं। रास बिहारी घोष करते हैं, और प्रथम विभाजन इसी में हो जाता है, गरम दल और नरम दल। गरम दल वाले क्या बोलते हैं कि ऐसे याचना करते रहे, सम्मेलन करते रहे, कुछ नहीं होने वाला अंग्रेज को। अंग्रेज ऐसे ही सुनते रहेगा, कुछ नहीं करेगा। जब भी लेना होगा आज़ादी तो बंदूक के नोक से लेंगे और क्रांति करके ही लेंगे। ऐसे अंग्रेज न मानेगा, उसको बम से उड़ाना पड़ेगा। गरम दल वाले मुंडियल दिमाग के थे, आर न था पार की लड़ाई लड़ते थे। तो ये बात से गुस्सा होकर नरम दल गरम दल में क्या हो गया? झगड़ा हो गया और विभाजन हो गया। तो बोले गरम दल और नरम दल कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता करते हैं, उसी में हो जाते हैं। 1908 में मद्रास में होते हैं रास बिहारी घोष। कांग्रेस का संबोधित निर्माण करते हैं, कांग्रेस का संविधानिक निर्माण करते हैं। जैसे बोलते हैं क्या कि ऐसा नहीं होगा, कांग्रेस में भी क्या होना चाहिए? कांग्रेस का संविधान होना चाहिए। जैसे संविधान कहने का मतलब जैसे भारत का संविधान है, वैसे कांग्रेस का क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। अब जानते हैं कि हर एक स्कूल, हर एक संस्था का क्या होता है? अपना एक संविधान होता है, अपना एक नियम कानून होता है, उसके कायदे में रख के किया जाता है। तो उसी समय रास बिहारी बोस क्या करते हैं? संविधान का निर्माण कराते हैं। किसका? कांग्रेस का। 1911 का कलकत्ता में होता है। इसका कौन किया था? बिशन नारायण धड़ ने किया था। राष्ट्रीय गान जन गण मन इसी में गाया गया था। तो बोलेगा जन गण मन कब गाया गया था? 1911 में कोलकाता अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धड़ ने किया था। 1912 के बांकीपुर पटना में हुआ था, RN मलोदकर द्वारा। बिहार में पहली बार हुआ था। तो बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में। ब से 12, ब से बांकीपुर, प से पटना। और कौन करते हैं इसका अध्यक्ष? RN मलोदकर। और बिहार में पहली बार होते हैं। और बोलेगा कांग्रेस के क्या अधिवेशन था? तो ये कांग्रेस के 27वां अधिवेशन था। उसके बाद देखिएगा 1916 के होते हैं लखनऊ में, अमिका चरण मजुमदार करते हैं। और गरम दल, नरम दल और मुस्लिम तीनों इसमें क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और बाल गंगाधर तिलक नारा देते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे। किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक के।
देखिए 1916 में मुस्लिम लीग भी मिल जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1905-6 में होता है। कब होता है? 1906 में होता है। 1917 में कोलकाता में एनी बेसेंट 1917 के प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्षता बनती है एनी बेसेंट। कोलकाता में प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 के। 1918 में बम्बई में होता है जो विशेष अधिवेशन। तो हम बताए थे कि विशेष अधिवेशन कब होता है, जैसे कि कोई भी काम बीच में ज़रूरी पड़ गया, बैठक करना है दिसंबर में, लेकिन बहुत ज़रूरी पड़ गया कि बैठक करना ही पड़ेगा, तो 1918 में एक होता है बम्बई में पहला विशेष अधिवेशन। हसन इमाम के द्वारा कांग्रेस का दूसरी विभाजन हो जाता है। 1918 में फिर गरम दल क्या होता है, कांग्रेस से हट जाते हैं। देखिए 1907 में क्या होता है, कांग्रेस से गरम दल नरम दल हट जाते हैं, लेकिन 1918 में कांग्रेस में गरम दल नरम दल और मुस्लिम तीनों मिल जाते हैं। लेकिन 1918 में फिर क्या होता है, हट जाते हैं गरम दल कहते हैं नहीं, हमको नहीं रहना है कांग्रेस में, हमको आज़ादी हम खुद ले लेंगे अपना बल पे, और हट जाते हैं। दिल्ली में होता है फिर वार्षिक अधिवेशन 1918 का ही। इसका अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया जाता है। 1920 में कोलकाता में फिर विशेष अधिवेशन होता है लाला लाजपत राय के द्वारा। और नागपुर में वार्षिक सर विलियम राघवाचारी द्वारा करते हैं और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। और इसी के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया जाता है। तो बोलेगा प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर कब किया जाता है, 1920 के नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में। और उस समय असहयोग आंदोलन का क्या हो जाता है, प्रस्ताव को पास कर देता है, पूरे भारत में असहयोग आंदोलन लागू हो जाता है। 1922 में गया में चित्तरंजन दास जेल में थे। और बिहार में कौन थे, दूसरी बार हुआ था बिहार में 1912 में हुआ था पहली बार बांकीपुर पटना, और दूसरा बार 1922 में हुआ था गया में चित्तरंजन दास द्वारा। ये जेल से ही क्या किए थे, अध्यक्षता। बिहारी तो जानते हैं जेलों से अध्यक्षता कर दिया था 1922 में गया के चित्तरंजन दास, और बिहार में दूसरी बार हुआ था। उसके बाद 1924 की बेलगांव में कर्नाटक में हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष तथा एकमात्र बार अध्यक्षता किए थे। पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे और एकमात्र बार कौन किए थे, बेलगांव वाला। महात्मा गांधी बस कांग्रेस के एक बार अध्यक्षता किए थे। कब, 1924 के बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। बेलगांव समझ के गांव नहीं समझ, इस शहर है, क्या है, शहर है। 1923 के दिल्ली में 1923 में हुआ था, कहाँ, दिल्ली में हुआ था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किए थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1925 में कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू ने किया था 1925 के। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, प्रथम महिला बोलेगा तो ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट। कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट। लेकिन बोलेगा दूसरी महिला तो सरोजिनी नायडू, बोलेगा प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला बोलेगा कि पूरे प्रथम महिला, विदेशी भारतीय ना देगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। 1917 के देखते हैं मद्रास वाला। एम.एन. अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग करते हैं। एम.एन. अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की क्या करते हैं, मांग करते हैं। 1929 के लाहौर वाला। पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाहौर में। 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली बार मौलिक अधिकार की मांग करते हैं। महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया जाता है। महात्मा गांधी को इसमें काला झंडा क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि इसी समय फांसी दे दिया जाता है 3 गो के। गुरुदत्त सिंह को, ये सब को क्या दे देते हैं, फांसी दे देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को भी इसी समय फांसी दे देते हैं। गुरुदत्त सिंह को भी फांसी दे देते हैं। उसमें महात्मा गांधी बचाने के काम नहीं करते हैं। इसलिए कांग्रेस क्या हो जाती है, महात्मा गांधी से गुस्सा हो जाती है और महात्मा गांधी को काले झंडा दिखाते हैं। तो इसी में महात्मा गांधी बोलते हैं क्या, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी कभी नहीं मरेगा, अभी तक गांधीवादी जिंदा है। 1933 में कोलकाता नलिन सेन गुप्त ने किया था। नलिन सेन गुप्त किया था 1933 के कोलकाता अधिवेशन और तीसरा महिला अध्यक्ष बने थे। 1936 के लखनऊ अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 1936 वाला लखनऊ अधिवेशन। और भारत के लिए समाजवाद शब्द दिए थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही। 1937 के फैजपुर में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही और गाँव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन था।
तो बेलगांव नहीं मरिएगा, बेलगांव कर्नाटक में था, वो शहर में हुआ था। लेकिन फैजपुर, तो फैजपुर हुआ था एक गांव में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था, ठीक। और उसके बोले 1938 के हरिपुरा गुजरात में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और 1938 के त्रिपुरा में हुआ था, ये त्रिपुरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और सुभाष चंद्र बोस तथा पट्टाभी सीतारामैया के बीच क्या होता है, मतगणना। जैसे उस समय बोलते हैं कि महात्मा गांधी बोलते हैं कि 1939 को 1938 में सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष करते हैं। तो महात्मा गांधी बोलते हैं नहीं, सुभाष चंद्र बोस एक बार अध्यक्ष कर चुके हैं, आप करेंगे हमारे चेलबा। कौन, पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया को लगता है कि महात्मा गांधी बोल दिए तो अब कोई बात टालेगा ना। लेकिन बोस होता है, सुभाष चंद्र बोस बोले ऐसे नहीं होगा महात्मा गांधी, आपको मन है तो चुनाव लड़वाइए, अगर आप जीत जाते हैं तो आपकी पार्टी करेगा, हम जीतेंगे तो हम करेंगे। तो इसमें चुनाव लड़ता है मतगणना के द्वारा। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। महात्मा गांधी गुस्सा हो जाते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि यह पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, यह महात्मा गांधी का हार है। इसे गुस्सा हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि जब हम जीत ही गए तो आपको ऐसे ऐलान करने की क्या ज़रूरी थी, हमसे कुछ नहीं है, आप हम क्या दे देते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं। और यह इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो बोलते हैं अब कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करेगा। तो पट्टाभी सीतारामैया कहते आप तो हार गए, तो आप कर नहीं सकते हैं। महात्मा गांधी बोले हम नहीं करेंगे। तो बोले कि ठीक है, बिहारी करेगा। राजेंद्र प्रसाद तैयार होते हैं कि ठीक है, जब कोई नहीं है तो अपना बिहारी भाई है ना, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता कराओ। राजेंद्र प्रसाद कहते ठीक है, हम तो भी करेंगे। और राजेंद्र प्रसाद उस समय 1939 के त्रिपुरी की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। 1940 वाला रामगढ़, कुछ अध्यक्षा देख लेते हैं। यहाँ से आपको मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट होगा, मस्त वाला। अब थोड़ा देर और है, थोड़ा देर और इंतजार करके रहिए, आपको मस्त वाला टॉपिक मिलेगा जिससे आपको अच्छे से आधुनिक भारत का इतिहास पूरे समझ में आएगा। ये सब तो शॉर्ट में पॉइंट लिखा हुआ है ना, विस्तार से नीचे अच्छे से बताएंगे, ठीक है। 1940 वाला रामगढ़, ये काम हुआ था झारखंड में, और अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे सबसे लंबा कार्यकाल से। देखिए जब 1940 में ये रामगढ़ अधिवेशन हुआ था ना, तो 1940 के बाद कांग्रेस के अधिवेशन हुआ ही नहीं, सब कुछ बंद हो गया 46 तक। तो सबसे लंबा तो अब्दुल कलाम आज़ाद क्या अध्यक्षता पे बैठे, तो अध्यक्षता ही रह गए। जैसे आप अध्यक्षता करते हैं, फिर अगला साल नया अध्यक्ष बनता है तो ठीक, नहीं तो आप ही अध्यक्ष रहते हैं तब तक ना सारी चीज़ आप ही के अंडर ना होगा। तो अब्दुल कलाम आज़ाद उस समय तक 46 तक अध्यक्षता रखे, तो सबसे लंबा टाइम तक कौन रहे थे, अब्दुल कलाम आज़ाद। और 1946 में मेरठ में हुआ था, और जेबी कृपलानी किए थे। आज़ादी के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे, और भारत विभाजन के समय भी तो जेबी किए थे, किन, जेबी कृपलानी ने। और 46 से 48 तक यही अध्यक्षता रहेगा। तो बोलेगा भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। और 1948 में जयपुर में हुआ था पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा। और 1950 में नासिक में हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन। तो बोलेगा कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन किसने किया था, पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा। टंडन घंटी बजा दिया, टन यहाँ से छुट्टी हो गया कांग्रेस की। अब उसके बाद भारत आज़ाद हो गया, तो भारत में फिर अपना चुनाव, प्रशासन, संविधान और सब कुछ लागू हो गया। देखिए ये तो देख लिए कांग्रेस के अधिवेशन जितना था। अब इसको विस्तार से देखते हैं कि भारत की आज़ादी होने में किस किस का योगदान है, कैसे भारत मेरा आज़ाद हुआ, ठीक है। युग देखते हैं। युग 3 युग में बांट दिया आधुनिक भारत को, 3 युग में। एक बांट दिया उग्रवादी, एक उग्रवादी, एक गांधीवादी। उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी। उदारवादी क्या थे, उदारवादी थे शांति वाला लोग। जैसे कि आप स्कूल में देखते हैं बहुत से बच्चे होते हैं, सर एक काम कर दीजिए ना, सर छुट्टी दे दीजिए ना। बहुत से बच्चे होते हैं, सर जा रहे हैं छुट्टी, सीधा बोलते हैं अपने, सर जा रहे हैं छुट्टी, चाहे स्कूल से भाग जाते हैं, सीधा से बात ही नहीं करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा गलिया की बात करते हैं। वो उग्रवादी है। क्या है, उग्रवादी है। गांधी युग क्या है, गांधी युग शांति से भी बात करेंगे, न मानेंगे तो उग्रवादी भी बनेंगे। तो नरम दल गरम दल का मिक्सिंग क्या था, गांधी युग था। लेकिन नरम दल अलग बोले तो उदारवादी, और उग्रवादी बोले तो गरम दल, और उदारवादी बोले तो नरम दल। ये याद रखिए, शब्दों पर याद रखिए, उदारवादी, नरम दल, उग्रवादी, गरम दल। उग्रवादी ये सब चीज़ें तो बंदूक से बात करने वाले लोग थे, उग्रवादी लोग।
अब नरम दल देखते हैं, तो इसका टाइम पीरियड क्या था, 1885 से 1905। जैसे 1885 में क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना होता है 28 दिसंबर 1885 को, और उस समय से नरम दल को दे देते हैं। नरम दल को गरम दल वाला क्या बोलता है कि ठीक है आप चलाइए, आपसे चल रहा है, भारत को आज़ादी दिला सकते हैं तो आप चलाइए, तो ये दे देते हैं गरम दल वाला दे देते हैं किसको, नरम दल वाले के हाथ में। लेकिन देखते हैं 85 से 1905 तक हो गया, अभी तक भारत में कुछ आज़ादी का चिंगारी भी नहीं लगा है, अंग्रेज सुनिए नहीं रहा है, अपन मन के करिए रहा है, तो गरम दल वाला क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और 1905 से 1919 तक अपना शासन प्रशासन चलाते हैं। कौन, गरम दल। ठीक है, उसके बाद फिर भी आज़ादी नहीं मिलता है 1919 तक, तो महात्मा गांधी आते हैं 1915 में। महात्मा गांधी कहते हैं कि ठीक है आप लोग तो अपना थक गए करके, हम आपको आज़ादी दिलाएंगे, बस 2 साल हमको दीजिए, हम आपको क्या दिला देंगे, आज़ादी दे डालेंगे। तो वही टाइम पीरियड चलता है 1919 से 1947 तक, गांधी युग। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन थे, गरम दल में कौन कौन थे, नरम दल में कौन कौन थे। तो नरम दल में थे फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, दादा भाई नौरोजी, ये सब नरम दल के थे। गरम दल के थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये सब थे गरम दल। सबसे गरम बोले तो बाल गंगाधर तिलक सबसे गरम आदमी थे, गरम मिजाज के थे, अंग्रेज के तो थोड़ा भी न लगाते थे। उसके बाद देखिएगा क्रांतिकारी आंदोलन, जैसे भारत जब आज़ाद होने वाला था तो उसके लिए तो बहुत क्रांतिकारी संगठन बना, क्रांतिकारी अपना भाग लिया, अपना अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ा, मर गया, बलिदान दिया, अमर हो गया। तो ये सब चीज़ जानते हैं कि अब कौन कौन संगठन बने या कौन कौन संगठन क्या क्या काम किया था। तो देखिए क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत तो भले महाराष्ट्र से हुआ था, लेकिन गढ़ बन जाता है कौन, बंगाल, गढ़ बन जाता है बंगाल। क्यों बन जाता है बंगाल, क्योंकि सारा बंगाल अंग्रेज के जितना विकास दर या सब कुछ था अंग्रेज मेन वो सब कहाँ था, बंगाल में ही था। तो गढ़ बन जाता है कौन, आप जिसको मारना है जो जहाँ रहेगा वहीं जाके न मारिएगा। तो अंग्रेज मेन कहाँ था, बंगाल में था। तो अंग्रेज को मारने के लिए ज़्यादा संगठन कहाँ बनता, बंगाल में बनता। मुंबई स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र से, लेकिन गढ़ बना कहाँ, बंगाल में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन 1870 ईस्वी के दशक में रामोसी जनजाति द्वारा होता है। किस जन बोलेगा 1870 के दशक में किस जनजाति के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत हो जाती है, तो बोलेगा रामोसी जनजाति। ऑप्शन में साफ साफ लिखिएगा रामोसी जनजाति, आप ध्यान से खोजिएगा रामोसी जनजाति, मार 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। उस समय वासुदेव बलवंत फड़के थे, बम्बई में हिंदू राष्ट्र के लिए लड़े थे। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत चित्पावन ब्राह्मण द्वारा हुआ था। क्रांतिकारी संगठन व्यायामशाला संगठन की स्थापना पुणे में 1896 में होते। क्रांतिकारी संगठन कौन बनते, व्यायामशाला संगठन की स्थापना थे पुणे 1896 में। क्रांतिकारी संगठन की स्थापना चापेकर बंधु द्वारा होता है। चित्पावन ब्राह्मण भी इसको बोलते हैं, बताए थे चित्पावन ब्राह्मण क्रांति शुरुआत कौन किया था, चित्पावन। बोलेगा कौन दशक में होता है, तो रामोसी जनजाति के द्वारा होता है। बोलेगा कौन ब्राह्मण, चित्पावन ब्राह्मण। संगठन की स्थापना 1896 में कौन संगठन था, व्यायामशाला संगठन की स्थापना। इसमें कौन था, चापेकर बंधु था। कौन थे क्रांति, चापेकर बंधु। चापेकर बंधु कहने का मतलब भाईचारा, क्या हुआ, भाई। और ये 3 भाई थे, कितने भाई थे, 3 भाई थे, तीनों खतरनाक, 3 भाई तीनों तबाही, ऐसे ही थे। दामोदर चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और विनायक हरि चापेकर। देखिए ये तीनों थे चापेकर। ये चापेकर बंधु बोले कि देखो भाई, महाराष्ट्र में किसी तरीका के अंग्रेज के द्वारा आपको सताया या तंग किया जाता है, आप हमको बताना, वो अंग्रेज को घाट उतरना मेरा दाएं हाथ का खेल है, अंग्रेज छिलल मुर्गी को छिल दे के रख देंगे। ये चीज़ बोला कौन, चापेकर बंधु। और महाराष्ट्र में किसी को कोई तरह की दिक्कत होता था तो आके इसको चापेकर बंधु को बोलता था, चापेकर बंधु उसका समस्या के हल कर देता था। तो इससे सब लोग खुश हो गया कि एक तो संगठन बन गया, व्यायामशाला संगठन 1896 में। डेट याद रखिएगा, संगठन के नाम याद रखिएगा। चापेकर बंधु में कितने थे, 3 थे, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, विनायक चापेकर। विनायक हरि चापेकर है, ठीक है। तो पुणे में प्लेग के अधिकारी था। जैसे हम बताए थे कि जब कांग्रेस की स्थापना होते हैं 28 दिसंबर 1885 के, उस समय होने वाला था अध्यक्षता कहाँ, पुणे में, लेकिन बम्बई में हुआ था, प्लेग फैल गया था तो नहीं हुआ। तो प्लेग के क्या आया था, डॉक्टर आया था, कहाँ से आया था, ब्रिटेन से आया था।
तो उस समय उसका दो डॉक्टर था, उसका नाम था रेड एवं अयस्टर। रेड एवं अयस्टर इतना ख़त्म आदमी था कि जब भी देखता था किसी के घर में कि इसके घर में पुरुष नहीं है खाली स्त्री है, तो उसके घर में घुस जाता था, बोलता था कि हम प्लेग अधिकारी है, जांच करने आया कि घर में प्लेग है कि नहीं। जांच करता था, उसी में देखता था लेडीज अकेले, तो उसको छेड़खानी करता था, औरत को छेड़ता था। तो ये बात शिकायत लेके आया था दामोदर चापेकर के पास। दामोदर चापेकर बोला कि ठीक है हम पता करते हैं। पता किया, जासूसी द्वारा पता किया, तो हाँ रेड एवं अयस्टर सच में ऐसा घटिया काम कर रहा है। तो बोला ठीक है बेटा अब तुमको बताएंगे। दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण हरि चापेकर बोला कि चला भाई उसका घाट उतार दे ले रेड अयस्टर के। दोनों कट्टा उठाया, आज जाके कट्टा के गोली सीधा छाती में मारा। किसको? रेड एवं अयस्टर। शिक्षक के 6 गोली छाती में ठोका। रेड एवं अयस्टर खत्म। आ आता है अंग्रेज, पूछता है कि इसकी हत्या किसने किया। बोल देता है कौन? गणेश पिल्ले। गणेश पिल्ले जाके बोल देता है सर जानते नहीं है, व्यायामशाला संगठन चल रहा है यहाँ चपेकर बंधु के द्वारा, और वही हत्या किया है। किसको? चपेकर बंधु। एक दो दोगले इंसान तो होते हैं हर जगह पे। तो ये जाकर गणेश पिल्ले बोल देते हैं। तो आते हैं अंग्रेज और दामोदर चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर को ले जाके फांसी लटका देते हैं। जब ये दोनों को फांसी दे देते हैं तो आते हैं विनायक हरि चापेकर। विनायक हरि चापेकर बोलते हैं कि आता है घर, बोलता है मम्मी भैया। तो कहता है कि भैया के तो अंग्रेज ले गिलो। तो अंग्रेज ले गिलो, तो पता करता है कि कौन बताया गवाही दिया, तो गणेश पिल्ले। विनायक हरि चापेकर जाता है, गणेश पिल्ले के हत्या कर देता है, सीधा एक 6 गोली उतार देता है छाती में। और पहला यूरोपीय हत्या था कि रेड एवं अयस्टर की चापेकर बंधु के द्वारा। ठीक है, हो सकता है आपको मज़ा आ रहा होगा। ऐसे ही आप सुनते रहिए, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा कहानी की तरह, 1-2 बार सुन लीजिएगा तो। ठीक है, मित्र मेला या क्रांतिकारी संगठन। मित्र मेला या क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1899 ईस्वी में होता है। नाम बदलकर इसका रख देता है अभिनव भारत। क्या? अभिनव भारत रख देता है 1904 में। तो बोलेगा मित्र मेला की स्थापना 1899 में होता है, लेकिन इसका नाम बदल कर क्या लिख देता है? अभिनव भारत 1904 में। ये कहाँ होता है? नासिक में। मुंबई में ही नासिक है, महाराष्ट्र में ही नासिक है, वहाँ होता है। अब मित्र मेला का सम्मेलन एक बोलेगा मेन कौन था जो संस्थापक था? तो विनायक दामोदर सावरकर और गणेश वासुदेव सावरकर, ये दोनों मेन थे। जब ये दोनों क्या थे? भाई थे। तो विनायक दामोदर सावरकर को शॉर्ट नेम बीडी सावरकर भी कहते हैं। बीडी सावरकर बोले कि भाई हम जा रहे हैं लंदन वरिष्ठ के पढ़ाई करने, मतलब वकीली सीखने। वकीली सीख के आएंगे तब ना हमारे संगठन के कोई आदमी को अंग्रेज फांसी देगा तो इसके बदले वकीली हम लड़ेंगे। तो कहता है ठीक है जाइए भैया हम संभाल लेंगे यहाँ। अभिनव भारत के कौन संभालने लगा? गणेश वासुदेव सावरकर। और 1906 में लंदन चले गए। कौन? बीडी सावरकर। 1904 में अभिनव भारत लगा, 1906 में चले गए लंदन। और मित्र मेला के सदस्य अनंत कन्हरे द्वारा। मित्र मेला के अभिनव भारत के सदस्य कौन थे? ये थे कौन? अनंत कन्हरे। अनंत कन्हरे को गुस्सा आया 1909 में। पुणे के जिला मजिस्ट्रेट था जैक्सन बहुत गद्दारी करता था और बहुत गरीब को सताता था। जैक्सन को गुस्सा आया, निकाला सिक्सर, जैक्सन की ठाई उड़ा दिया। जब जैक्सन माँ के उड़ा दिया, अंग्रेज फिर पता करने आया इसको कौन मारा? जैक्सन को। जैक्सन पे एक्शन कौन लिया? तो कहता है ये लेने वाला कोई और नहीं है, एक कन्हरे है, कन्हरे अनंत कन्हरे। तो कहता है अनंत कन्हरे को पकड़ो रे। तो अनंत कन्हरे को पकड़ के लाता है, बोलता है बता साले बंदूक कहाँ से लाया? तो कहता है बंदूक मेरे पास इतना बंदूक है पूरे अंग्रेज को उड़ा सकते हैं एक बार में। तो कहाँ है? तो मित्र मेला के पास, अभिनव भारत के पास। तो इसके संस्थापक कौन है? तो हमारे भैया जी हैं, गणेश वासुदेव सावरकर है। उनसे कोई बोल सकता है? जाता है गणेश वासुदेव सावरकर को पकड़ते हैं। तो कहते हैं हम नहीं है, मेरे बड़के भैया है विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। तो बोलते हैं वो कहाँ है? तो लंदन में है। तो कहता है अच्छा वो लंदन में है, यहाँ भारत में कांड करा रहा है। जाता है लंदन में इन्फॉर्म करता है, वहीं से विनायक दामोदर सावरकर को पकड़ के लाते हैं। जब पकड़ के लाते हैं तो बोला जाता है कि विनायक बीडी सावरकर थे जहाज पर से कूद जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको पकड़ लाते हैं। अब पकड़ के सिल्वर जेल में इसको रख देते हैं और बीडी सावरकर को गिरफ्तार करके आजीवन करवा देते हैं। और सिल्वर जेल में अंडमान निकोबार पर एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप है, वहाँ चारों पट्टी समुद्र और उस पर खाने के लिए कुछ है नहीं, बीच में जेल बना दिया। उससे बोलते हैं काला जीवन की सजा या कुछ भी बोल दो, और वहीं पे रख देते हैं। जैसे बोला जाता है ना, पानी समुंदर में रह के फिर भी हम पानी के प्यासे हैं। समुंदर के पानी तक आ रहा है, उसे पी नहीं सकते, तो पीने के लिए हमारे
पानी के लिए हमारे पूरे समुंदर है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम एक बूंद पाने के लिए क्या है, तरस गए हैं। वही बात था वीडी सावरकर के पास। इसके पास तो पूरा जेल था, सब कुछ था, पानी, फिर भी इसको पानी के लिए तरस गया और आजीवन करवा दे दिया। लेकिन वीडी सावरकर को बाद में छोड़ देता है। यह अंग्रेज़ की चापलूसी करने लगते हैं, बोलते हैं कि अंग्रेज़ हम आपको साथ देंगे, हमको छोड़ दीजिए। तो फिर चापलूसी करने लगते हैं, अंग्रेज़ के साथ देने लगते हैं, तो वीडी सावरकर को अंग्रेज़ छोड़ देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, ये हमारे भारत के इतने महान व्यक्ति है, इनको जितना रिस्पेक्ट दिया जाए उतना कम है। देखिए हमारे भारत में बहुत महान महान व्यक्ति थे जिनका नाम अभी तक बहुत कम आदमी जानते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, यही सब के नाम जानते हैं। लेकिन हमारे भारत के सहयोगी जो अपने भारत के लिए जान दे दिए, लड़ने मिलने के लिए तैयार हो गए, उनको आज बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए आज हमसे आप पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर जानिएगा, और आपको इससे भी बेहतर पढ़ना है तो हमारे जगदेव सर का ज़रूर बैच ज्वाइन कीजिए, लक्ष्य बैच या जो भी बैच चल रहा है अभी वो बैच ज्वाइन कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा से सर बताएंगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। किस दल के नेता थे? गरम दल के, गरम मिजाज के थे, थोड़ा भी अंग्रेज का नहीं सुनते थे। सीधा अंग्रेज बोलता था हेलो तो सीधा गोली से बात करते थे, इतना खतरनाक आदमी थे गरम दल। देखिए ये कांग्रेस के अध्यक्ष था, एक बार भी इसको करने नहीं दिया। क्यों करने नहीं दिया? क्योंकि ये गर्म मिजाज के थे, तुरंत गर्म हो जाते थे, और कुछ गर्म मिजाज के थे, गर्म फैसला ले लेते तो इसे दिक्कत हो जाता, इसलिए एक भी अध्यक्षता नहीं करने दिए। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की। अभी सबसे अच्छा गणेश उत्सव गणपति बप्पा मोरया मनाते हैं हम लोग, महाराष्ट्र में मनाते हैं महाराष्ट्र वाले, तो इसकी शुरुआत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव 1893 और शिवाजी महोत्सव 1895। देखिए इनका दो पत्रिका था, केसरी और मराठी। केसरी था मराठी भाषा में, मराठी था अंग्रेजी भाषा में। केसरी को दैनिक समाचार पत्र में बम्बई में 1881 में, इसको अंग्रेजी भाषा में, मराठा को निकाले थे 1881 में बम्बई में। तो देखिए केसरी था जो क्या था, दैनिक समाचार था, मराठी भाषा में था, और मराठा था वो तो क्या था, अंग्रेजी था, उल्टा था। केसरी था जो मराठी भाषा और मराठा था जो अंग्रेजी भाषा, और अंग्रेजी पढ़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं, तो इसीलिए यह सप्ताह में एक दिन आता था, और केसरी ही मराठी पढ़ने वाले सब लोग मराठा लोग थे, तो यह सप्ताह के सातों दिन आता था, इसीलिए बोलते हैं दैनिक। दैनिक मतलब हर एक दिन आता है, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक दिन आता होगा। ठीक, और यही पत्रिका के लिए इनको पहली बार बाल गंगाधर तिलक को 1982 में क्या हो जाता है, जेल हो जाता है। 1982 तिलक में 4 महीने, 1882 होगा, 1982 नहीं होगा, सॉरी, 1881 में रिलीज किए, 1882 में इनको 4 महीने के क्या लेते हैं, फांसी, जेल हो जाते हैं 4 महीने के। तो पत्रिका के लिए पहली बार जेल जाने वाले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 1897 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ, फिर 18 महीना के लिए। तीसरी बार जेल हुआ। अंग्रेज इनको जेल में डालते डालते परेशान हो गए थे, लेकिन ये कभी अपना मुद्दे से नहीं भटके, हमेशा सच्चाई के बात पर टिके रहे। अंग्रेज को दिखा दिए कि तुम कितना भी हमको डालो, आज जेल हुई फिर वही खेल हुई। अंग्रेज जेल डालता था, बेल होता था, फिर वही खेल होता था। बाल गंगाधर तिलक थे महान व्यक्ति। तीसरी बार जेल गए, दूसरी बार नहीं, इसको जेल कर दिया 6 साल के लिए। बोला कि छोटा छोटा सज़ा दे रहे हैं, नहीं मानेगा ही, 6 साल के लिए जेल में ही एक पुस्तक लिख दी है, गीता रहस्य पुस्तक। तो बोलेगा गीता रहस्य पुस्तक किसकी लिखल है? तो बाल गंगाधर तिलक की लिखल है। किस जेल में लिखे थे? तो मांडले जेल में लिखे थे। किस जेल में लिखे थे? मांडले जेल में लिखेगा। हिंदू अखाड़ा, जिसे हिंदू का अखाड़ा लड़ने वाला है ना त्यौहार या अभी होता है, इस सब का शुरुआत किया हुआ किनका है? बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक विल्हेस्ट्रायल सिरोल ने बोला था। विल्हेस्ट्रायल सिरोल अंग्रेज थे, बोले कि ये बाल गंगाधर तिलक है ना अशांति का जनक है, एक वजह से भारत में अशांति होता है। तो बाल गंगाधर तिलक बोले कि तुम मेरा मान सम्मान पे बात किया है, हम तुम पे केस ठोक देंगे। किस चीज़ का केस ठोकेंगे? मानहानि का केस, तुम हमारा मानहानि पहुंचाया है, तो इसका केस ठोकने चल गए कहाँ? लंदन। और बाल गंगाधर तिलक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम पाके रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक ही बोले थे। बाल गंगाधर तिलक विल्हेस्ट्रायल सिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने कहाँ चले गए? लंदन चले गए थे। और
शब्द का प्रथम बार प्रयोग आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और कांग्रेस द्वारा स्वराज की मांग 1906 में किया गया था कोलकाता अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी 3 को किए थे अध्यक्ष, 1886, 1893, 1906। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करते हैं। और बीजी तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को होते हैं। बाल गंगाधर तिलक के शॉर्ट नेम है बीजी तिलक भी बोलते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है कब? 1 अगस्त 1920 को। जैसे 13 अप्रैल जलियांवाला कांड होता है 1919 को, उसी के बाद इनका मृत्यु हो जाता है 1 अगस्त 1920 को। और 1920 में ही चलता है क्या? असहयोग आंदोलन। आज असहयोग आंदोलन में मुख्य कार्य क्या था? अंग्रेज को सहयोग नहीं करना है, अंग्रेज का सामान यूज नहीं करना है, ये सब था। तो ये सब के लिए क्या हुआ कि पैसा कम पड़ गया, तो महात्मा गांधी दिमाग लगा दिए कि बीजे तिलक के फैन फॉलोवर बहुत तगड़ा थे, मतलब इनके चाहने वाले बहुत लोग थे। तो सोची कि क्यों ना हम इन्हीं के नाम पे कुछ अच्छा इनकम कर ले, जिससे हमको इसमें क्या मिल जाए? हेल्प मिल जाए। तो उसी समय महात्मा गांधी तिलक फंड बना दिया। बोला कि बाल गंगाधर तिलक के याद में जो भी कुछ पैसा दान करना चाहते हैं तो वह दान कर सकते हैं। बोला जाता है उस समय इतना दान हुआ था उनके नाम पर, बहुत से महिला अपना सोना जबरात चांदी सिक्का जो भी था वो सब दे के बहुत सहयोग किया था। ठीक। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत मदरोलक समाज द्वारा हुआ था। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत मदरोलक, लेकिन बोलेगा मुंबई में किसके द्वारा? तो चित्पावन ब्राह्मण द्वारा। संस्थापक कौन थे? बरिंद घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर पत्रिका के संपादक कौन थे? बरिंद घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। भवानी पत्रिका के संपादक बरिंद घोष थे। बरिंद घोष अरविंद घोष का छोटा भाई था और भूपेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद का छोटा भाई था। आप देखते हैं अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के बहुत से क्या थे? ब्रांच थे। क्या थे? ब्रांच थे। इसका स्थापना 1902 में होता है। सदस्य रहते हैं बहुत से लोग, इसका सदस्य बनते हैं। बरिंद घोष बनते हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त बनते हैं, अरविंद घोष बनते हैं, पी मित्र बनते हैं, पुलिस दास बनते हैं, सचिंदर नाथ सन्याल बनते हैं, खुदीराम बोस बनते हैं, प्रफुल्ल चाकी, हेमेंद्र बनते हैं, कानूनगो बनते हैं। ये सब क्या बनते हैं? इसके सदस्य बनते हैं। हेमेंद्र कानूनगो बनते हैं इसका सदस्य अनुशीलन समिति का। तो देखिए सबसे पहले इसकी स्थापना कब होता है? तो अनुशीलन समिति का ढाका में होता है। स्थापना कब होता है? 1904 में। कब होता है? 1904 में होता है। और पुलिस दास द्वारा, किसके द्वारा? पुलिस दास द्वारा। उसके बाद बोला जाए अनुशीलन समिति के कलकत्ता में अध्यक्षता होते 1907 में पी मित्र के द्वारा, पी मित्र प्रथम नाथ मित्र के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना होती 1913 में सचिन नाथ सन्याल के द्वारा। कहाँ होते हैं? अपन बिहार के पटना में, अपन बिहार के पटना में होते हैं। ठीक। बंकिम चंद्र चटर्जी के पुस्तक था आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी के पुस्तक था 3 गो, आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी। ये 3 पुस्तक था किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी का पुस्तक था। ठीक है। अलीपुर केस। अलीपुर केस कब होते हैं? तो अलीपुर केस 1908 में होते हैं। देखिए अलीपुर केस को हम बारीकी से समझते हैं क्या होते हैं। इसमें 31 लोग को गिरफ्तार करते हैं, जिसमें अरविंद घोष भी साथ में। सरकारी गवाह बन गया था कौन? नरेंद्र गोसाई। जब नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन जाता है तो सत्येंद्र नाथ घोष द्वारा क्या कर देता है? नरेंद्र गोसाई की हत्या कर देते हैं। और ओल्बेडू आश्रम की स्थापना करते हैं अरविंद घोष। कहाँ करते हैं? पंडुचेरी में करते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। तो सबसे इसमें सिंपल क्वेश्चन 3 को पूछेगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। बोलेगा अलीपुर केस कब हुआ था? 1908 में। सिंपल क्वेश्चन ये है। दूसरा, ओल्बेडू आश्रम की स्थापना अरविंद घोष करते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष था। ओल्बेडू मस्त कहाँ था? पंडुचेरी में था। ठीक। स्वामी विवेकानंद। अब देखिए स्वामी विवेकानंद ये भी बहुत महान पुरुष थे, जितना तारीफ किया जाए उतना कम है इनके बारे में। इनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को। इन्हीं के जन्मदिन पे 12 जनवरी को हम लोग क्या राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। मृत्यु हो जाता है 4 जुलाई 1902 को। 4 जुलाई 1902 को होता है। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं 1893 में। कहाँ होता है? अमेरिका के शिकागो में होता है यह सम्मेलन। और भारत की तरफ से कौन लेते हैं? स्वामी विवेकानंद। और वहाँ ऐसे भाषण देते हैं
सबको चौंका देते हैं, सब इनका फ़ैन हो जाता है वहाँ अमेरिका के शिकागो में। लगातार 2 घंटा तक बिना बोले बिना कुछ देखे भाषण देते रह जाते हैं। मूल नाम क्या था? नरेंद्र गोसाई। मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। क्या था? नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और एक काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। काली माता के क्या थे? बहुत बड़े भक्त थे। काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। बेलूर आश्रम की स्थापना करते हैं 1887 में। कब करते हैं? 1887 में। देखिए यहाँ पे सर से गलती हो गया है, सर से गलती नहीं, लिखने वाला गलती किया है। बेलूर मठ की स्थापना 1897 में होते। कब होते? 1897 में। रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना 1897 में करते। कौन? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता और कोई नहीं, आप हैं महाराज, स्वामी विवेकानंद। और यह कहकर संबोधित किए थे किसको? स्वामी विवेकानंद को कहे थे। ठीक। विवेकानंद मेमोरियल लॉक कहाँ है? कन्याकुमारी में। विवेकानंद मेमोरियल लॉक एक लाइब्रेरी है। ये कहाँ है? हमारे तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। उपाधि लिए थे तूफानी हिंदू। कौन सा उपाधि लिए थे स्वामी विवेकानंद? तूफानी हिंदू का उपाधि लिए थे। स्वामी विवेकानंद के पुस्तक 3 गो है। एक है ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग। ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, यह स्वामी विवेकानंद के पुस्तक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। विश्व युवा दिवस भी 12 अगस्त को। कब? 12 अगस्त को। तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है 12 जनवरी को। और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। ठीक। अब देखते हैं मुजफ्फरपुर कांड। मुजफ्फरपुर कांड में क्या हुआ था? देखिए मुजफ्फरपुर कांड 1908 को हुआ था। कब हुआ था? 1908 को हुआ था। जज किंग्सफोर्ड थे ना, ये इतना चुतिया इंसान था, मतलब जितना घटिया इंसान था। यह अंग्रेज को ना, जब अंग्रेज कोई गलती करता था तो बोलता था अच्छा गलती इंसान से ही होता है ना, चलो छोड़ो माफ़ कर देते हैं, माफ़ कर देता था। लेकिन वही कोई भारतीय होता था, गलती थोड़ा हो और उसको सज़ा दे देता था, फांसी के आजीवन करवा, मतलब बहुत सज़ा देता था उसको बड़ा भरा। तो इससे गुस्सा हो जाते हैं, और इससे गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप जज किंग्सफोर्ड को क्या करेंगे? छोड़ेंगे ना, इसको हम मार देंगे। ई कौन फैसला लेते हैं? तो खुद्दीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों मिलके क्या लेते हैं? फैसला लेते हैं। और जंग खुद्दीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने बनाया, लेकिन इसका प्लान बनाते हैं, लेकिन अंग्रेज कैंडली तथा उसकी पत्नी, ये जैसे देखिए मान लीजिए, इसको समझिएगा अच्छा से। सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी सुबह सुबह ट्रेन पकड़ते हैं, बंदूक बम लेते हैं, पैकेट में रखते हैं, गोली भरते हैं और चल देते हैं। कहाँ? मुजफ्फरपुर। 1908 को मुजफ्फरपुर में पहुंचते हैं। उस समय कौन साल था? 1908 चल रहा था। पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर में, देखते हैं जॉर्ज किंगफोर्ड के घर के सामने बिठा लेते हैं रात से इंतजार में बम लेकर कि कब निकलेगा, इसका फैसला हम करेंगे। और जैसे ही गाड़ी निकलता है जॉर्ज किंगफोर्ड के, अब मार देते हैं बम, गाड़ी उड़ जाता है। लेकिन उसमें जॉर्ज किंगफोर्ड था ही नहीं, उसमें दूसरा कौन था? उसमें था अंग्रेज कैंडली तथा उसकी पत्नी। अंग्रेज कैंडली था ना, यह भारत के ही सहयोगी था। ये बात सुनते हैं और मार के भाग जाते हैं। उस समय नहीं देखते हैं, ये तो सोचते हैं कि मर गया जॉर्ज किंगफोर्ड और भाग जाते हैं। उस समय मोकामा की ट्रेन पकड़ लेते हैं कौन? प्रफुल्ल चाकी। और खुद्दीराम बोस समस्तीपुर की इधर पकड़ चल जाते हैं। तो वहाँ जाके पता चलता है कि जॉर्ज किंगफोर्ड नहीं मरा, उसके जगह दूसरा मर गया, कैंडली तथा उसकी पत्नी। तो ये खुद्दीराम बोस चौंक जाते हैं जैसे ही अंग्रेज वहाँ पकड़ लेता है। तो जैसे ही प्रफुल्ल चाकी को मोकामा अंग्रेज पकड़ने आता है, प्रफुल्ल चाकी सिक्सर की गोली निकालते, कहते तुमसे मरने से अच्छा हम खुद बलिदान दे देंगे भारत के लिए, और खुद आत्महत्या कर लेते हैं। कौन? प्रफुल्ल चाकी। और खुद्दीराम बोस भी फांसी नहीं देते। खुद्दीराम बोस बोलते हैं कि हमें फांसी मंजूर है, आत्महत्या नहीं, कायर नहीं है। और ये नारा देते हुए ये क्या कहते हैं? अंग्रेज के हाथ चल जाते हैं, अंग्रेज इसको फांसी दे देते हैं। और सबसे कम उम्र में फांसी पड़ने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? खुद्दीराम बोस थे। बस 18 वर्ष 8 महीना और 18 दिन के थे, तो इनको फांसी दे दिया जाता है 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह
और दोनों मिलकर पत्रिका चलाते हैं भारत माता। तो बोलिएगा भारत माता पत्रिका किसने चलाता है? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह दोनों मिलकर अंजुमन ए मोहब्बत ए वतन ये भी चलाते हैं और महफिल सभा की स्थापना करते हैं। देखिए दिल्ली षड्यंत्र, आप देखते हैं कौन षड्यंत्र? दिल्ली षड्यंत्र। जैसे हमने इलाहाबाद कांड देख लिए, मुजफ्फरपुर कांड देखे, अब दिल्ली षड्यंत्र देखते हैं। दिल्ली षड्यंत्र में होता क्या? देखिए दिल्ली दरबार 3 को हुआ था। कब कब हुआ था? 1877, 1903 और 1911। 1877, 1903, 1911 3 गो दिल्ली दरबार हुआ था। ये 3 दिल्ली दरबार क्यों होता था? जैसे ही ब्रिटेन से कोई आते थे वहाँ के राजा महाराजा सब, तो उनको भव्य स्वागत करने के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया जाता था और यही व्यवस्था को कहते थे दिल्ली दरबार। ये व्यवस्था कहाँ किया जाता था? दिल्ली में किया जाता था और इसी को बोलते थे क्या? दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार अभी तक 3 गो हुआ था, 1887, 1903, 1911। तो 1911 वाला दिल्ली दरबार होने वाला था, उसमें आने वाला थे जो वहाँ के गेस्ट थे वो कौन थे? वो थे जॉर्ज पंचम तथा उसकी पत्नी मेरी। जॉर्ज पंचम था, कौन था? पंचम, और उसकी पत्नी मेरी। मेरी पत्नी नहीं, जॉर्ज पंचम की पत्नी का नाम था मेरी, ये थी, ठीक, आने वाली थी। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हरिंग द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड हरिंग द्वितीय। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हरिंग द्वितीय। और कौन आने वाले थे? जॉर्ज पंचम तथा उसकी पत्नी मेरी आने वाली थी। लॉर्ड हरिंग द्वितीय के हत्या का साजिश करते हैं रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस कहते हैं कि भारत का हालत ख़राब है, ऊपर से तू दिल्ली दरबार कर रहा है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, इसी दिल्ली दरबार में तुमको निपटा देंगे। रास बिहारी बोस बम लेते हैं, बेटर के रूप धर के घुस जाते हैं दिल्ली दरबार में और काम करने लगते हैं, इंतजार में रहते हैं कि कब लॉर्ड हरिंग द्वितीय मेरे सामने आएगा, उसको हम बम से उड़ा देंगे, ये सोचने लगते हैं। उस समय जॉर्ज पंचम आता है और उस समय पहचान बनाने के लिए अपना दिखाना, बोले कि सब तो देखेगा जॉर्ज पंचम उसकी पत्नी को, लॉर्ड हरिंग द्वितीय को देखेगा कौन? इसके लिए लॉर्ड हरिंग द्वितीय खुद के लिए हाथी मंगवाया, बोला हम हाथी पे जाएंगे और हाथी पे सवार होकर चलने लगा। कौन? लॉर्ड हरिंग द्वितीय। और रास बिहारी बोस देखे कि हाथी पर चल गया और बम मार देते हैं, जिससे हाथी तो मर जाता है लेकिन लॉर्ड हरिंग द्वितीय बच जाता है, किस्मत अच्छा था उसका। फिर वहाँ से रास बिहारी बोस भाग जाते हैं, तो इसी को दिल्ली षड्यंत्र बोलते हैं। रास बिहारी बोस वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है, और बम फेंक देते हैं जिसमें लॉर्ड हरिंग द्वितीय बच जाता है। और जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं। कौन? रास बिहारी बोस। जापान में चल जाते हैं, जापान में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना करते हैं। कौन? रास बिहारी बोस। और 1942 में रास बिहारी बोस स्थापना करते हैं, ठीक। अब देखते हैं विदेश में क्रांतिकारी, जैसे हमारे भारत में तो क्रांतिकारी हो ही रहा था, अब विदेश में क्रांतिकारी क्या क्या हो रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो इंग्लैंड में देखते हैं, इंग्लैंड के कहाँ होता है? लंदन में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, कनाडा के बेंगलुरु में, अफगानिस्तान के काबुल में, ये सब में क्रांतिकारी रहते हैं। तो इंडियन हाउस, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में होता है। संस्थापक कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा, लंदन में किए थे। सदस्य कौन थे? बी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, जो कर्जन वैली की हत्या किया था। अब बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की स्थापना 1907 में ही होते हैं, जर्मनी में होते हैं, स्टुटगार्ट शहर में। मैडम भिकामी कामा भारतीय मूल की और भाग लिए तथा भारत की राष्ट्रीय झंडा को पहली बार फहराते हैं। और भारतीय क्रांतिकारी का माता मैडम भिकामी कामा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैडम भिकामी कामा को। मैडम भिकामी कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव था, ठीक है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन पिंगलिंग बेकैया ने किया था और इसका अनुपात क्या था? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:3 था। जैसे याद करने के ट्रिक याद किया, लंबाई ल से लिखते हैं और ल की ऐसे कर दीजिएगा तो कैसे हो जाएगा? 3 की तरह होगा, तो 3:2। लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है झंडा का। पिंगली बेकैया ने किया था। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। सचिव कौन थे? सोहन सिंह भाखना अध्यक्ष थे। और पत्रिका लिखे थे गदर, और एक और किस भाषा में लिखे थे? उर्दू भाषा में लिखे थे, ठीक है। यूनाइटेड इंडियन हाउस के देखते हैं। एक कहाँ होते? कनाडा के बेंगलुरु में। संस्थापक थे तारकनाथ। पत्रिका थी फ्री हिंदुस्तान। पत्रिका के नाम क्या था?
फ्री हिंदुस्तान। प्रथम समांतर सरकार अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था 1915 में। ये सब विदेश में हुआ था, विदेश वाला है, ठीक है। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रपति तथा मोहम्मद बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। देखिए, प्रथम समांतर सरकार की स्थापना अफगानिस्तान में काबुल में 1915 में कर देते हैं। और दो आदमी मिलकर करते हैं, कौन? बरकतुल्लाह और राजा महेंद्र प्रताप सिंह। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह खुद को बना लेते हैं कि हम राष्ट्रपति है, और बरकतुल्लाह तू बन जाओ प्रधानमंत्री है, खुद बन जाते हैं प्रधानमंत्री और समांतर सरकार चलाने लगते हैं। सेवेंटन्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले पुणे में महाराष्ट्र में करते हैं। आप देखते हैं बंगाल विभाजन। आ जाइए फिर से अपन भारत में। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने करता है। 19 जुलाई 1905 को घोषणा कर देते हैं कि बंगाल को क्या करेंगे, 2 भाग में बांट देंगे। देखिए, इसका बांटने का मुख्य कारण क्या था? जैसे ही बंगाल है तो इसको बोला 2 भाग में बांट देंगे, ठीक है। और जब बंगाल को 2 भाग में बांट देंगे तो ये बंगाल हो जाएगा, ये पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। इसलिए पश्चिमी बंगाल, अभी अपना भारत में जो बंगाल है भारत के पूरब में है, लेकिन फिर भी इसका नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। क्योंकि जब बंगाल को 2 भाग में बांटे थे कर्जन, तो उस समय पश्चिमी वाला भाग अपन भारत में आ गया, तो बोले कि ये हो गया क्या? पश्चिमी बंगाल। तो ये अभी भी नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल के नाम से, ठीक है। ये बंगाल से पहले एक ही बंगाल था, ठीक। और बंगाल विभाजन का आधार प्रशासनिक बताए थे, जो कि सरासर गलत था। क्या थे? धार्मिक आधार पर बांटा था, अंग्रेज और हिंदू को एक साथ। उसी समय मतभेद डाल दिए थे हिंदू मुस्लिम में, और विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया था, स्वदेशी आंदोलन चला था। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में के टाउन हॉल से ये आंदोलन चला था। तो बोलेगा बंग भंग आंदोलन कहाँ से चला था? तो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से चला था। किसके विरोध में? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। उसी विभाजन हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। राखी दिवस रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर राखी दिवस मनाए थे उसी दिन, बोले थे 16 अक्टूबर को, बोले कि हम सब क्या है, भाई भाई है। राखी दिवस एक दूसरे को राखी बांध कर बोले थे कि अंग्रेज को बांट देने से हम लोग अलग नहीं हो गए, हम लोग क्या रहेंगे, भाई रहेंगे। लेकिन अभी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कोई धर्म है, जैसे सिख ईसाई, सिख हिंदू से मतभेद है, नहीं है। ईसाई अथी से है, नहीं है। बौद्ध हिंदू से है, नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम की देख रहे कितना मतभेद है। इसी वजह से बिहार में राखी दिवस दरभंगा में मनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन का प्रेरणा दिया गया था कृष्ण कुमार मित्र द्वारा। संजीवनी ये बोले थे स्वदेशी आंदोलन कि हम अंग्रेज का कोई सामान यूज नहीं करेंगे, अपना बनाएंगे, अपना यूज करेंगे, जिससे अंग्रेज पर का सामान बिकेगा नहीं, न रहेगा, तो इससे अंग्रेज क्या होगा, चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए दिया गया था। कब? 1913 में। गीतांजलि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? W.B. येट्स ने किया था। W.B. येट्स ने किया था गीतांजलि भाषा को अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में होता है। हैदर राजा था, मद्रास के चिदम्बरम पिल्लई था, पंजाब के लाला लाजपत राय था, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करने में। मुस्लिम लीग को अब देख लेते हैं। जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होते हैं। कहाँ? बांग्लादेश के ढाका में होते हैं। संस्थापक करते हैं आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां द्वारा करते हैं। और ढाका का नवाब उस समय कौन थे? सलीमुल्लाह खां और आगा खां के सहयोग से करते हैं। और अध्यक्ष बरकत उल मुल्क था। उस समय मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन बनते हैं? बरकत उल मुल्क बनते हैं, पहला अध्यक्ष रहते हैं। उस समय का वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। 1905 से 1910 तक चला था। और मार्लो मिंटो सुधार भी 1909 में आया था। और उस समय मुस्लिम लीग को क्या दे दिया था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था। और मुक्ति दिवस चलाए थे, अंग्रेज चलाए थे 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस बोलेगा। अंग्रेज अपना मुक्ति दिवस कब मनाए थे? 22 दिसंबर 1939 को। बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मनाए थे। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गया तथा गरम दल एवं नरम दल में बट गया था। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। नासिक षड्यंत्र 1909 में ही हुआ था। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में आया था। बोले थे मार्लो उस समय के क्या था? राष्ट्र सचिव था। मिंटो वायसराय था। और भारत परिषद अधिनियम था, इसे भी बोलते हैं।
भारत परिषद अधिनियम 1909 भी बोलते हैं। 1909 में ही मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिम लोगों को क्या मिल गया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया था। दिल्ली दरबार बताए थे, वायसराय कौन थे, लॉर्ड हरिंग द्वितीय थे 1911 में। जब लॉर्ड हरिंग द्वितीय उस समय दिल्ली दरबार किए थे 1911 में, तो लॉर्ड हरिंग द्वितीय एक अनाउंसमेंट कर दिए थे कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिए थे, और रद्द करने के बाद कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली को ले आए थे। तो देखिए उस समय राजा आए थे जॉर्ज पंचम तथा उसकी पत्नी मेरी आई थी, बंगाल विभाजन रद्द कर दिए थे, कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन करने की घोषणा की थी। दिल्ली राजधानी बनाया गया 1912 में। बंगाल से बिहार अलग करने की घोषणा हो गया और बिहार अलग हो गया था 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को बिहार अलग होता है, किससे, बंगाल से। बंगाल बिहार को अलग करने का घोषणा हुआ था, पहले बंगाल में ही बिहार भी था। 1912 के कांग्रेस का सम्मेलन करते हैं, बांकीपुर पटना बिहार में होता है, अध्यक्ष RN मधुकर करते हैं। 1913 की गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भाखड़ा द्वारा करते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, और स्थान सैन फ्रांसिस्को में। 1914 में होते हैं कामागाटा मारू प्रकरम होते हैं। कामागाटा मारू प्रकरम एक जहाज रहते हैं, क्या जहाज रहते हैं, देखिए जापान से किराया पर लिया था, कौन, गुरुदत्त सिंह लिए थे। गुरुदत्त सिंह एक क्रांतिकारी थे, वो जापान से एक जहाज़ लेते हैं, वो जहाज़ का नाम रहते हैं कामागाटू मारू जहाज़। वो जहाज़ लेते हैं, उस जहाज़ पे 376 क्रांतिकारी को बैठा के लाते हैं भारत, और कहते हैं कि चलो भारत में क्या अंग्रेज़ को मारना है, अंग्रेज़ को मारने के लिए लाते हैं। लेकिन ये जहाज़ लेके क्रांतिकारी के साथ कनाडा जाते हैं, लेकिन कनाडा में उनको क्या कर लेता है, धर लेता है अंग्रेज़, किडनैप कर लेता है सबको, बोलता है तो अंग्रेज़ के सहयोग से बोलते हैं क्या, जैसे अंग्रेज़ बोलता था कि देखो कोई भी भारतीय क्रांतिकारी को कोई भी देश सहयोग नहीं करेगा, और उस समय अंग्रेज़ की क्या था, वो बोली था, वो जो बोलेगा वही होगा। काहे कि कनाडा ऐसा नहीं करता, तो कनाडा पे भी अंग्रेज क्या कर देता, अति कर देता, वहाँ पर भी दबाव बनाने लगता। तो वहाँ से अंग्रेज के सहयोग से बुलाते हैं कलकत्ता। जब कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे आते हैं, तो वहाँ पे अंग्रेज एवं गुरुदत्त सिंह के जितना थे क्रांतिकारी, इसके बीच क्या हो जाता है, मुठभेड़ हो जाता है, और वही मुठभेड़ में सबकी मृत्यु हो जाती है। इसी घटना को कहते हैं कामागारू मारू प्रकरम होती है, 1914 में होती है। इसका मुख्य नेता कौन थे, गुरुदत्त सिंह थे। और टोटल कितने क्रांतिकारी के लिए क्या थे, 376। कहाँ से जहाज़ लिए थे, तो जापान से लिए थे। 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी सदा के लिए भारत लौट गए थे। हम बताए थे 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी सदा के लिए भारत लौट गए थे। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म, अब महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाते हैं, और UN द्वारा घोषणा हुआ था। और पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था महात्मा गांधी का। पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता के नाम पुतलीबाई थे, पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके 4 पुत्र थे। इसका ट्रिक है, हरिया ने मनिया को रामदास से देवदास बनाया। हरिलाल दास, मनीलाल, रामदास, देवदास। तो हरिया ने मनिया को रामदास से देवदास बनाया। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है तो मार पाइएगा। ठीक, महात्मा गांधी 5वें पुत्र का नाम था जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज था इनके 5वें पुत्र का नाम, क्या था, जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज था, जमुना नहीं था, जमुनालाल बजाज था। ठीक है, 1883 में 13 वर्ष की अवस्था में शादी हो गया था। किसको, महात्मा गांधी को। बताइए, अभी 26-25 साल के हो जाता है, कोई शादी ब्याह नहीं होता है। उस समय 13-14 साल की उम्र में शादी हो जाता है, तब तो इतने महान महान व्यक्ति थे। देखिए, गांधी 4 सितंबर 1888 ईस्वी को उच्च शिक्षा वरिष्ठ के लिए लंदन चले गए। ये क्या कर, लंदन पढ़ने चले गए। ठीक, और 1891 को पढ़ाई पूरी करके भारत लौट गए। बम्बई, राजकोट, कलकत्ता में आरंभ हुआ। और यह अपना कहाँ आरंभ कर लिए, कोलकाता हाई कोर्ट में गए, बोले कि हम वकीली सीख लिए, अब यहाँ पे अपन पढ़ाई जो किए हैं उसको आजमाते हैं, वकीली करते हैं। लेकिन एक गुजराती व्यापारी था अब्दुल्ला, कौन था, सेठ अब्दुल्ला था। सेठ अब्दुल्ला को क्या हुआ था
कि दक्षिण अफ्रीका में उनका कोई कंपनी था, वहाँ पे कुछ केस चले गए थे कोर्ट में। तो कोर्ट में वहाँ पे जो अंग्रेज़ था अंग्रेज़ी बोलता था और मराठी दक्षिण अफ्रीकी वाली भाषा बोलेगा, तो इनको समझ ही नहीं आता था, ना अंग्रेजी आता था ना वो आता था। तो बोला कि ठीक है आप जाइए, ऐसा कोई आदमी को पकड़ के लाइए जिसको अंग्रेजी भी अच्छा आता हो, दक्षिण अफ्रीका की भाषा को अच्छा से समझ पाए और आपकी भाषा को भी अच्छा से बोल पाए। तो ये चीज़ के लिए भारत में आए कि वकील खोजने, तो इसको वकील नहीं मिला, इसको मिल गए कौन, महात्मा गांधी मिल गए। महात्मा गांधी को बोले कि महात्मा गांधी आप वकीली सीख लिए, मेरा एक केस है, लड़िएगा। महात्मा गांधी कहते हैं चलो बैठे हुए हैं लड़ ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, कुछ कैसे भी कमाना है, चलो। कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका। क्या दक्षिण अफ्रीका, भारत से दक्षिण अफ्रीका, अभी अभी हम लंदन से पढ़ के आए, फिर हम भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। कहते ठीक है चलिए। तो दक्षिण अफ्रीका के लिए महात्मा गांधी क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और महात्मा गांधी अपना एक फर्स्ट टिकट कटवाते हैं जाके, बहुत अमीर, महात्मा गांधी बहुत अमीर थे, लेकिन फिर भी देश के लिए सब कुछ छोड़ के, गरीबी की बस्ती में रहना, एकदम सब कुछ छोड़ के अपना अथी किए थे, इसलिए वो महान बने। ऐसे थोड़ी ना, नहीं तो चाहते तो आराम से अपना एसी रूम में बैठे रहते हैं, उनको किसी चीज़ का कमी था, बैठे रहते खाते पीते रहते, एक धोती में पूरा ज़िंदगी गुजार दी है। चलिए देखिएगा, तो महात्मा गांधी तैयार हो जाते, वो अपन फर्स्ट एसी का टिकट कटवा लेते हैं डाकिया द्वारा। और महात्मा गांधी क्या थे, करिया थे, मेन कारण यही था। जब महात्मा गांधी ट्रेन में बैठे फर्स्ट एसी में, वहाँ पे टीटी आया। जब टीटी आया तो पूछा कि अरे करिया आदमी कहाँ से बैठ गया गोरे लड़की के बगल में। बोले कि ऐसा थोड़ी ना होगा, अंग्रेज बैठी थी गोरी चिकनी, तो बोले कि इसके बगल में कैसे बैठ गया। महात्मा गांधी कहते मेरे पास फर्स्ट टिकट है, हम वकील है। तो कहते तू वकील रहे चाहे कुछ भी रहे, तू करिया है, तू यहाँ नहीं बैठेगा। महात्मा गांधी गुस्सा हो गए कि हम कैसे नहीं बैठेगा। एक दम अंग्रेज आया, बोला कि जैसे अभी आरपीएफ को बुलाते वैसे वो अपन सेना को बुलाया, बोला कि इसको ट्रेन से फेंको। अगला स्टॉपेज पे ट्रेन उतरा, डब्बा सहित महात्मा गांधी को उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जिस स्टेशन पे फेंका गया उसको पीटर्सबर्ग स्टेशन बोलते हैं। कौन बोलते हैं, पीटर्सबर्ग स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए एक गुजराती व्यापारी कौन थे, सेठ अब्दुल्ला था, के केस लड़ने चले गए 1893 में, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका चले गए, वहाँ रंग भेद का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के ट्रेन में पीटर्सबर्ग पर फेंक देते हैं महात्मा गांधी को बाहर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग करते हैं कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। और नेटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में करते हैं। फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी 1904 में करते हैं। और टॉल्स्टॉय के आश्रम टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में करते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जॉन्स रिस्किन की पुस्तक अनटू दी लास्ट, इससे और टॉल्स्टॉय से क्या थे, प्रभावित थे, इससे क्या थे, खुश थे। महात्मा गांधी कार्ल मार्क्स के विचारों से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को इसी से प्रवासी दिवस मनाते हैं। और साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में करते हैं महात्मा गांधी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, संस्थापक मदन मोहन मालवीय, पुराना नाम सिलेंडर कथी सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, लेकिन बाद में इसका नाम क्या, बनारस हिंदू कॉलेज पड़ गया। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा, एनी बेसेंट भी आए थे इसमें। और पहला सार्वजनिक भाषण महात्मा गांधी यही में दिए थे, किस में दिए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिए थे। 1898 में एनी बेसेंट भी भारत आए थे। 1916 लखनऊ में, 1916 लखनऊ अधिवेशन में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था। हम बताए थे कि जब 1907 में बंटवारा हो गया था तो 1916 में गरम दल मुस्लिम लीग सब मिल गए थे, लेकिन 1918 में फिर गरम दल हट गया था। गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग मिला था। इस अधिवेशन में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण में हो रहे 3 कठिया प्रणाली पद्धति को खिलाफ सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया। महात्मा गांधी के बारे में इतना चर्चित था और बिहार में हो रहा था, बिहार के चंपारण में क्या हो रहा था, 3 कठिया प्रणाली लागू था। अंग्रेज लागू कर लेते 3 कठिया, मतलब कि आपकी जितना भी खेत है उसके 3 भाग में आपको क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करना पड़ेगा। और नील की खेती करने से क्या होता था कि खेत बंजर हो जाता और फिर से फसल उगाने लायक नहीं रहता था। तो इसलिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन नील के क्या था, बहुत डिमांड था उस समय। तो उस समय अंग्रेज ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। तो
तो इसके लिए महात्मा गांधी को बुलाने के लिए कौन गए थे? राजकुमार शुक्ल गए थे। और राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी आते हैं बिहार में चंपारण सत्याग्रह करने। अब पटना हाईकोर्ट की स्थापना होता है 1916 में। होम रूल आंदोलन भी स्टार्ट होता है 1916 में। होम रूल का मेन नेता कौन रहते हैं? एनी बेसेंट रहते हैं। ये एनी बेसेंट है जो, और बाल गंगाधर तिलक रहते हैं। और 1917 के चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में ही होती है। और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होती है। 1918 में खेरा सत्याग्रह होता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था, इसको समझिएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन नहीं था कि अहमदाबाद में एक मिल था, उस समय मिल मजदूर था। और उस समय क्या हुआ था कि प्लेग के कारण हुआ था कि अंग्रेज बोला था कि जो मिल मालिक था वो बोला कि हम सबको बोनस देंगे 50%, और 50% बोनस के लोभ देंगे जो भी प्लेग के टाइम भी काम करेगा उसको। लेकिन जब बात आया बोनस देने का, तो बोनस देने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। तो इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। तो फिर महात्मा गांधी आए और सेटलमेंट करा कर 33% बोनस दिवाए थे। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हो गया। 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ था। 1918 में क्या हुआ था? खेरा सत्याग्रह हुआ था। अब देखिए पुस्तक या पत्रिका महात्मा गांधी के। इंडियन ओपिनियन 1904 में। हिंदू स्वराज 1909 में। महात्मा गांधी के आत्मकथा के माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी के क्या था? आत्मकथा था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, गुजराती भाषा में लिखे थे। गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोखले थे। नवजीवन, मेरे सपनों का भारत, यंग इंडिया, हरिजन पत्रिका 1933 में लिखे थे। महात्मा गांधी का उपनाम, उपाधि देखते हैं जैसे उनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी को महात्मा के नाम से जाना जाता है। और महात्मा के नाम से कौन बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को बोले कि आप क्या है? महात्मा है। क्या है? महात्मा है। कहती मर्ती करने वाला सेरेंट्रल, कौन? महात्मा गांधी को बोले थे। मर्टिंग करने वाला सेरेंट्रल, महात्मा गांधी को बोले थे। केसर हिंद, महात्मा गांधी को बोले थे। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी को बोले थे। बापूजी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी को बोले थे। अर्धनग फकीर विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी को बोला था। देशद्रोही फकीर, ये कौन बोला था? फ्रैंकल मोरिस। फ्रैंकल मोरिस ने महात्मा गांधी को बोला था देशद्रोही फकीर है ही। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था वन मैन बाउंड्री फोर्स। मलंग बाबा, ये खान अब्दुल गफ्फार खां बोले थे महात्मा गांधी को मंगल बाबा। जादूगर, शेख मुजीबुर रहमान ने बोला था जादूगर महात्मा गांधी को। ठीक, अब चंपारण सत्याग्रह को अच्छा से देखते हैं। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। एक्ट 1918 में आया था। जैसे 1917 में तो हो गया था, लेकिन उसको सुधार करने के लिए एक्ट आया था 1918 में। महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी के जन बचाओ या जान बचाया था कौन? बत्तख में। जब महात्मा गांधी आए थे ना, तो इनको खीर में क्या खिला रहा था? जो क्या था? कर्जन था। लॉर्ड कैनिन था। लॉर्ड कैनिन इनको खिला रहा था क्या? खीर में। लॉर्ड कर्जन था, ये खीर में क्या खिलाता? जहर खिला रहा था, लेकिन बत्तख मीना ने बचा लिया था। और सदस्य महात्मा गांधी थे राजेंद्र प्रसाद JB कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई और मजहर उल हक थे। एनी बेसेंट, NG रंगा थे और बिरज किशोर थे। ये सब क्या थे? चंपारण सत्याग्रह का सदस्य थे। होम रूल आंदोलन, इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र के क्षेत्र में होम रूलिंग आंदोलन चलाए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूलिंग आंदोलन का अध्यक्ष जोसेफ ब्रिस्टिया और सचिव NC कैल्वर को बनाया था। ब्लेटाइल सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसका कारण उस पर केस करने लंदन चले गए। ब्लेटाइल सिरोल को बताया था कि ब्लेटाइल सिरोल महात्मा गांधी को क्या अशांति का जनक कहा था, तो उस पर केस सुनने चले गए थे। कहाँ? लंदन चले गए थे। 1918 ईस्वी तक होम रूल आंदोलन का पहला
चरण समाप्त हो गया था। दूसरा चरण एमिएस्ट बेस्ट में कथी एमिएस्ट बेस्ट एवं सितंबर 1916 में मद्रास के होम रूल आंदोलन मूवमेंट चलाया गया था। उनमें अपने आंदोलन का सचिव जॉर्ज अरुलैंडल को बनाया था। उन्होंने अपने मुख्यालय मद्रास के अडियाला में बनाया था मुख्यालय। ठीक है, इसका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैला था। अब बोलेगा बिहार में होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे, तो मजरूल हक थे। कौन थे? मजरूल हक। अहमदाबाद मिल मजदूर, देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या हुआ था कि प्लेग बीमारी के दौरान काम करने बताया थी कि मजदूरी के बोनस देने के किया था वादा, लेकिन वो देने से इनकार कर दिया था। तो महात्मा गांधी साथ में अनुसुईया भवन द्वारा अनशन पर बैठे थे, तो फिर मिल मजदूर द्वारा 35% का बोनस देने पर महात्मा गांधी दिलवाए थे। महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल मजदूर में पहली बार अनशन पर बैठे थे। खेरा किसान आंदोलन भी महात्मा गांधी द्वारा 1918 ईस्वी में किया गया था। खेरा किसान आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। रॉलेट एक्ट तो आप लोग अच्छा से जानते होंगे। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था। सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्ष में शक के आधार पर गिरफ्तार करना था, न तो वकील न तो अपील न ही दलील। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी पहली बार 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार हुए थे। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट के तहत कितने सालों की सज़ा था, तो 2 सालों की सज़ा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के 2 स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया था, और इस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर था। इन दोनों के गिरफ्तार के विरोध में बैसाख के पूर्णिमा के दिन, जैसे बैसाख की पूर्णिमा के दिन गिरफ्तार कर रहा था, तो जलियांवाला बाग में क्या बोला कि आम सभा बुलाते हैं, उसमें बैठा के हम फैसला लेंगे कि अंग्रेज के साथ क्या करना है। जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें कोई हथियार या कोई चीज़ लेके नहीं, शांति से आम जनसभा के पर गोली चलाने का आदेश दे देता है जनरल आर डायर। जब जनरल आर डायर देखता है कि ये सब अति कर रहा है, तो जनरल आर डायर आता है और गोली चलाने के क्या दे देता है, आदेश दे देता है, और बहुत से निहत्थे लोग मरे जाते हैं। इसी को बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को होते हैं। जलियांवाला बाग पहुंचा और बाग को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध गोली चलवा देता है। इसके इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेज को दी थी। हंसराज नामक एक भारतीय थे, बहुत गद्दार आदमी थे, गाली देने का मन कर रहा लेकिन यहाँ नहीं देंगे। हंसराज नामक एक भारतीय थे। ई जाकर अंग्रेज को बोल देते जनरल आर डायर को कि आप यहाँ पे बैठे, वहाँ जलियांवाला बाग में सब लोग मीटिंग कर रहे हैं आप लोग को मारने का। गलत इन्फॉर्मेशन दे देते। जनरल आर डायर आता है, जलियांवाला बाग को पूरी तरीके से घेर लेते हो। एक तरह से बाउंड्री घेरा हुआ था और मेन तरफ से घेर के और खड़ा होके स्टेन गन लगा के बोलते फायर, और पूरे मासूम को मार देते हैं। वहाँ पे एक कुआं था, बोला जाता आधा से बेसी कुआं लाशों से भर गया था। बहुत से लोग जान बचाने के चक्कर में कुआं में कूदने लगे थे, और कुआं में कूदने के कारण भी उनका क्या हो जाता था, मृत्यु हो जाता था। हंसराज नामक भारतीय बताए थे। ठीक है, गोली चलाने के आदेश जलियांवाला बाग में आर डायर ने दिया था, और तत्कालीन पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, ओ डायर था। अंग्रेज द्वारा गठित कमेटी हंटर कमेटी था। अब जब ये कांड हो गया था तो बोलेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किया जाए कि कितना लोग मरा, क्या घटना था, क्या नहीं। तो इसकी जांच करने के लिए अंग्रेज क्या लाया था, हंटर कमेटी आया था। लेकिन हंटर कमेटी में अंग्रेज में एक भी भारतीयों को नहीं रखा था, जितना था सब क्या था, अंग्रेज ही था। इससे भारतीय लोग क्या हो गए, नाखुश हो गए, बोले कि ऐसा थोड़ी ना होता है, आप हमारे भारत में कांड हुआ है, इसमें भारतीय लोग एक भी नहीं रहेगा, ये नहीं होगा। और हंटर कमेटी लाते, तो कांग्रेस भी कहता है कि ऐसा नहीं होगा, हम लाएंगे तहकीकात कमेटी। कांग्रेस की तरफ से आया था तहकीकात कमेटी, इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। और जनरल आर डायर को लंदन भेज दिया गया, और उसे मान के तलवार, भारत के शेर उपनाम तथा
कहते सारा उपहार स्वरूप धन मिला था। जनरल आर डायर इतना घटिया काम करके गए और इनको लंदन में जाके सम्मानित कर रहा है अंग्रेज कि तो बहुत अच्छा काम किया है, और इसको क्या तलवार दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है, बोल रहा है तू भारत के शेर है शेर, और इसको क्या सम्मानित कर रहा है। अब माइकल ओ डायर की हत्या, जब माइकल ओ डायर लंदन चल जाते हैं, माइकल आर डायर मर जाते हैं खुद दे, लेकिन उसी समय थे उधम सिंह बच्चा थे, तो उधम सिंह ये सोच लेते हैं कि हम जनरल आर डायर की मार के रहेंगे, और जब बड़े होते हैं तो उस समय देख जाते हैं लंदन खोजने जनरल आर डायर को, तो पता चलता है जनरल आर डायर मर गया लेकिन जनरल ओ डायर जिंदा है, तो जनरल ओ डायर को ये हत्या कर देते हैं। जनरल ओ डायर सिनेमा हॉल में था और एक पुस्तक बनाते हैं, उसको काट के उसी में बंदूक रखते हैं, जाते हैं अंदर और लंदन में घुस के जनरल ओ डायर की हत्या कर देते हैं। कौन? उधम सिंह, 13 मार्च 1940 को। और गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया केसर ए हिंद को उपाधि लौटा देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि तू हमको केसर ए हिंद दिया था, ऐसे घटिया इंसान ने, ऐसे घटिया संस्था की हम उपाधि नहीं लेंगे, और केसर ए हिंद की उपाधि लौटा देते हैं। और जमनालाल बजाज को राय बहादुर का भी उपाधि दिया था अंग्रेज, ये भी लौटा देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को सर और नाइटहुड की उपाधि देते हैं, ये भी लौटा देते हैं। अब आते हैं खिलाफत आंदोलन देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 में, और तुर्की जर्मनी के ओर से लड़े थे और पराजित हो गया था। तुर्की किसके तरफ से लड़ा था? जर्मनी की तरफ से, और पराजित हुआ था। तुर्की के खिलाफ पद तुर्की में था खलीफा के पद। क्या था? खलीफा के। जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे ना तो उसमें खलीफा के पद को विस्तार से बताएंगे कि खलीफा क्या था। एक पूरी तरीक़ा से मुस्लिम के लिए धार्मिक पद या धार्मिक फैसला लेने वाला एक पद था खलीफा। वो कहाँ था? तुर्की में था। और जब जर्मनी से तुर्की लड़ा, जर्मनी हार गया था, तुर्की पे क्या अंग्रेज खलीफा के पद को क्या करने लगा? समाप्त करने लगा, जिससे पूरी तरीका के अंग्रेज भारत के लोग थे वो सब क्या हो गए? मुस्लिम लोग थे, खिलाफ करने लगे कि नहीं होगा। तो इसका सहयोग महात्मा गांधी करने के सोचे, बोले कि अगर अखनी हम अंग्रेज मुस्लिम को सहयोग करते हैं तो मुस्लिम याद रखेगा भाईचारा, कि हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है। अगर मुस्लिम पे समस्या आएगा तो हिंदू साथ देगा, हिंदू पे फैसला आएगा। इससे बहुत लोग मना भी किए थे। तो महात्मा गांधी बोले थे कि आप अभी का भारत देख रहे हैं, हम आने वाला 50 साल 100 साल बाद के भारत देख रहे हैं, कि अभी हम सहयोग करेंगे तो हिंदू मुस्लिम कट जाएगा। लेकिन 1919 जब भारत विभाजन, बंगाल विभाजन हुआ, उस समय जो बीज बोया था मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा पृथक निर्वाचन से दिया गया था, उसके द्वारा अभी भी परिणाम देख रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान देना पड़ा। फिर बहुत चीज़ हिंदू मुस्लिम अभी तक नहीं ख़त्म हुआ है। इसी तरीक़ा से देश में दंगा प्रसाद होते हैं, पता नहीं कब सुधरेंगे ये सब। नल्ला पाकिस्तान अभी भी आक्रमण करवाइए देता है घुस के आतंकवादी द्वारा। लेकिन विश्व युद्ध के बाद देखिए, विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज ने सेबराई की संधि 10 अगस्त 1920 को मिस्र राष्ट्र एवं तुर्की के बीच के तहत होता है, तुर्की का विभाजन कर दिया, जिसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया था। और भारत में इसी विभाजन के विरोध में खलीफा आंदोलन प्रारंभ किया गया, और खिलाफत आंदोलन को शौकत अली प्लस हैदर अली ने शुरू किया था। और बाद में आंदोलन में कौन भी मिल जाते हैं? महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी के साथ नहीं देते। मोहम्मद अली जिन्ना बोलते हैं यह अपना भारत का हाथ नहीं है, इसमें भारत से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम क्यों साथ देंगे? मौलवी अहमदुल्ला भाग नहीं देते हैं, लेकिन महात्मा गांधी भाग लेते हैं। इसे मदन मौलवी क्या रहते हैं? खिलाफ करते हैं महात्मा गांधी को। 1924 ईस्वी में आते आते खिलाफत आंदोलन तब समाप्त हो जाती है जब तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त कर देता है। थक हार के खलीफा के पद को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। तो खलीफा आंदोलन या असहयोग आंदोलन भी क्या हो जाते हैं? यहाँ जाके बंद है। खिलाफत आंदोलन भी क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। AITUC 1920 में मुंबई में हुआ था। सचिव पंडित PN जोशी था एवं लाला लाजपत राय था। असहयोग आंदोलन देखते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यह आंदोलन दुखद घटना के साथ प्रारंभ किया गया था, क्योंकि इसी के दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और बीजी तिलक फंड भी चलाते हैं महात्मा गांधी।
यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। जन आंदोलन कहने का मतलब ये हुआ कि एक एक आदमी अपन आंदोलन कर सकता है, ये जरूरी नहीं कि 10 आदमी मिलकर आंदोलन करेगा। जन आंदोलन कहने का मतलब कि आप चाहते हैं अंग्रेज को खिलाफ करना है, एक चौक पे बैठ जाइए और अंग्रेज का खिलाफ कीजिए, ये जरूरी नहीं कि आप 10 लोग से कीजिए। जन आंदोलन था, एक पूरे भारत में फैल गया था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। और 1920 में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय प्रस्ताव इसका नहीं पास किए थे, लेकिन नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में विजय राघवाचारी इसका प्रस्ताव को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। देखिए महात्मा गांधी इतना चालू आदमी थे, जैसे कि 1920 में लाए थे असहयोग आंदोलन। जब असहयोग आंदोलन लाए तो उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसको बंद कर दिए, लेकिन नहीं, हम असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास नहीं करेंगे, ठीक नहीं है। तो महात्मा गांधी लाला लाजपत राय से बात करते हैं, पिला के मना लेते हैं। कहते हैं लाला लाजपत राय को देते हैं असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव, कहते हैं कि जाओ अब तू पेश करो। देखिए जो काट दिया उसी से पेश करवाए थे लाला लाजपत राय से। अब विजय राघवाचारी इसको प्रस्ताव को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, और पूरे भारत में लागू हो जाता है 1920 से क्या असहयोग आंदोलन। और महात्मा गांधी ने कहा था यदि हम सब मिलकर अहिंसा रूप से अंग्रेजी वस्तु और बहिष्कार करें तो निश्चित है कि एक वर्ष अंग्रेज चला जाएगा। महात्मा गांधी का कहना था कि देखो अंग्रेज के ना हम जाएंगे कुछ काम करने, ना अंग्रेज का लाया हुआ सामान खाएंगे, ना अंग्रेज का लाया हुआ कपड़ा पहनेंगे, ना अंग्रेज के ऑफिस में काम करेंगे, ना कुछ भी करेंगे, तो अंग्रेज यहाँ रहेगा कल, अंग्रेज एक न एक दिन चला जाएगा उब के। ये बात सही था कि चला भी जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं था। चौरी चौरा कांड हो जाता है उसी बीच। जब चौरी चौरा कांड हो जाता है अहिंसक रूप से हो जाता है 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड में होता है कि एक पुलिस स्टेशन को घेर के चारों तरफ से उसमें जितना छिलल मुर्गी था सबको पकड़ के रख के आग लगा देता है। ये चीज़ हो जाता है आंदोलन। तो महात्मा गांधी गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं कि हम असहयोग आंदोलन को यहीं पे समाप्त करते हैं, आप लोग ऐसा काम क्यों किए। और इससे बहुत लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अंग्रेज परेशान हो गया था असहयोग आंदोलन से, और बीच में महात्मा गांधी इसको बंद कर देते हैं, तो इससे बहुत बुरा असर पड़ता है। महात्मा गांधी के लोग बहुत खिलाफ चल जाते हैं, लेकिन फिर भी कर क्या सकते थे, बंद ही करना पड़ा। जामिया मिलिया इस्लामिया भी उसी समय यूनिवर्सिटी बना था। जैसे बहुत से स्कूल था अंग्रेज का, तो बोले कि हमारे भारत के बच्चे अंग्रेज की स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अपना स्कूल में पढ़ेंगे, तो उसके लिए स्कूल बनना चाहिए ना। तब उस समय 6 स्कूल की स्थापना हुआ था। कौन कौन, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बंगाल नेशनल विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ। इतना विश्वविद्यालय की क्या होता है उस समय स्थापना होता है। चौरी चौरा कांड 12 फरवरी 1922 को होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मपला विद्रोह कब होता है, 1921 के केरल के मलाबार तट पर मुस्लिम किसान के द्वारा, उस समय हिंदू वहाँ के क्या थे, जमींदार थे, और इसके खिलाफ में होता है मपला विद्रोह। ये कहाँ होता है, मपला केरल में होता है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है। गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में भीड़ में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला देते हैं। इस घटना के समय महात्मा गांधी बरदौली गुजरात में थे, और इन्होंने इस अहिंसा से आहत होकर बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों किया, 22 फरवरी 1922 को हो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, और महात्मा गांधी के इस निर्णय पर पूरे भारत में विरोध हुआ। सब विरोध किया, बोला कि अंग्रेज अब भागने वाला है, परेशान हो गया, आप इसको बंद कर रहे हैं, और इसको बंद कर दिया इन्होंने और 10 मार्च 1922 को जनता को मुकारने के आरोप में गांधी जी को 10 वर्ष के लिए सजा हो जाती है। और 5 फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी के खराब स्वास्थ्य होने के कारण जेल से महात्मा गांधी वहां जाके 10 साल की सजा, 6 वर्ष का सज़ा मिलता है, लेकिन महात्मा गांधी 2 साल में छूट के चलाते हैं। वहाँ पे ढंग कर लेते हैं कि हम खाते पीने छोड़ देते हैं और भूखे हड़ताल पे रहने लगते हैं, मर जाएंगे। अगर महात्मा गांधी जेल में मर जाते तो अंग्रेज को छोड़ता नहीं, बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। ये सब डर से अंग्रेज महात्मा गांधी को क्या करता है, 2 साल में छोड़ देता है। स्वराज पार्टी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। यही दोनों इस पार्टी के संस्थापक भी थे। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन भी श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी को पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष एकमात्र बार अध्यक्ष बनते हैं। कौन, महात्मा गांधी, बेलगांव में 1924 वाला।
हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना सचिंदर नाथ सन्याल 1924 में कानपुर में की थी और सचिंदर नाथ सन्याल पुस्तक लिखे थे बंदी जीवन। इस संगठन को धन की आवश्यकता भी थी, जिसे एकत्रित करने के लिए इस संस्था के सदस्य ने काकोरी षड्यंत्र किया था। जैसी संस्था बना था HRA, तो इसको धन की भी आवश्यकता थी। जैसे कोई भी संस्था चलाने के लिए आप कोई संस्था चलाइएगा, आपके संस्था में 20-25 क्रांतिकारी है, तो 20-25 क्रांतिकारी को खाना पीना, उसको पैसा देना होगा ना। क्या है कि वो अलग काम करेगा तब तो घर चलाएगा, उसको संस्था में रखिएगा तो उसको घर चलाने के लिए पैसा दीजिएगा ना। तो इसके लिए पैसा की आवश्यकता था। तो ये बोला कि ठीक है कि एक ट्रेन था, ककोरी स्टेशन था, एक ट्रेन पे आ रहा था अंग्रेज के क्या कर उसील के पैसा, तो उसको लूट लेता है ककोरी स्टेशन पे, और वही हो जाता है ककोरी षड्यंत्र। आगे देखते हैं ककोरी षड्यंत्र को अच्छा से। ठीक है, बहिष्कार हितकर्मी सभा का स्थापना कब? 1924 ईस्वी में होते। संस्थापक थे भीमराव अंबेडकर, बहिष्कार हितकर्मी सभा के। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापना कौन थे? 1925 ईस्वी में होता है। संस्थापक थे KB हेडगेवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में होते हैं। संस्थापक MN राय रहते हैं। कौन रहते हैं? MN राय। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को सहारनपुरा के लखनऊ आ रही ट्रेन को, देखिए सहारनपुरा से लखनऊ आ रही ट्रेन, सहारनपुरा से कहाँ रहते? लखनऊ आ रहा था। तो ककोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोककर चारों पट्टी से पूरे ट्रेन को रोक दिया। पूरे ट्रेन को बंदी बना के, सोच ली कितना खतरनाक थे, और खजाना को लूट लेता है। ककोरी षड्यंत्र नाम बदल कर ककोरी ट्रेन जंक्शन रखा गया। ककोरी षड्यंत्र था ना, उसका जंक्शन का नाम अभी बदल के ककोरी ट्रेन जंक्शन रख दिया है। रामपुर, इसमें कौन कौन थे शामिल, कौन कौन क्रांतिकारी थे ककोरी षड्यंत्र में? तो एक क्रांतिकारी का नाम याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। इसका नारा दिए थे, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये नारा कौन दिए थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला। राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह, अशफद उल खान। काकोरी का देखिए प्रथम क्रांतिकारी मुस्लिम थे जिसको फांसी मिला था, अशफद उल खान को। काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। वहाँ से फरार हो गए थे। बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से मुठभेड़ हो गई और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आखिरी गोली से खुद को गोली मार ली। चंद्रशेखर आज़ाद बोले कि हम अंग्रेज से कभी नहीं मरेंगे, हम चंद्रशेखर आज़ाद हैं, हम खुद आज़ाद हैं। और ये थे क्या? ककोरी षड्यंत्र के बाद मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आज़ाद को माना गया और वहाँ से वो भाग जाते हैं और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में रहते हैं। तो इसकी जानकारी अंग्रेज को दे देता है। जब अंग्रेज इसको चारों पट्टी से घेर लेते हैं तो खूब गोलीबारी होती है। जब इनके पास आखिरी एक गोली बचते हैं तो यह खुद को गोली मार लेते हैं और खुद मर जाते हैं। 27 फरवरी 1931 को हो जाती है। इस प्रकार इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 27 फरवरी 1931 को, चंद्रशेखर आज़ाद की। कानपुर अधिवेशन देखते हैं 1925 में। अध्यक्ष रहते कौन? सरोजिनी नायडू। भारत को किला, इसे कहा बोलेगा भारत को किला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनते हैं कौन? सरोजिनी नायडू। और उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, या भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनते हैं? सरोजिनी नायडू। नवजीवन सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह तथा छबील दास के द्वारा करते हैं। ठीक, अब देखिए साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में। इसमें 7 सदस्य रहते हैं, सातों रहते छिलल मुर्गी, मतलब 7 सदस्य रहते अंग्रेज, इसलिए इसका श्वेत क्रांति कहते हैं। इसलिए इसका विरोध भी करते हैं भारत में। और इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। और 3 फरवरी 1928 को भारत परिषद अधिनियम 1919 का आया था ना, उसी को जांच करने के लिए साइमन कमीशन आते हैं। और साइमन कमीशन में सब अंग्रेज थे, इसलिए भारत में इसका क्या किया? खिलाफ किया कि भारत के जांच करने के लिए आते हैं, भारत में क्या है क्या नहीं है। भारत के एक भी जनता इसमें हैते न है, भारत के आदमी इसमें हैते नहीं है, सदस्य है ही नहीं, तो इसका जाँच क्या करिएगा आप? इसलिए क्या करे, भारत में इसका बहुत खिलाफ किए थे। और साइमन गो बैक के नारा लाला लाजपत राय दिए थे। और 3 फरवरी 1928 को जब भारत पहुंचे तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ
और साइमन गो बैक का नारा देते हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, इसी विरोध के प्रत्यक्ष में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में सैंडर्स के नेतृत्व में बोलते हैं कि लाठी चलाओ, और लाठी चला देते हैं, जिसमें लाला लाजपत राय काफ़ी घायल हो जाते हैं, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो लाला लाजपत राय उस समय कहते हैं, मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेज के ताबूत के आखिरी कील बनेगा। जैसे कि कोई मरता है तो उसके लिए ताबूत ऐसे बनता है ना, जिसमें लाश रखा जाता है और उस पर कील मार के ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाता है। तो लाला लाजपत राय बोलते हैं कि मेरे ऊपर पड़ा हुआ लाठी अंग्रेज के ताबूत के कील बनेंगे। क्या बनेंगे? कील बनेंगे, ताबूत। साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1930 को पेश किया था और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत पर से अधिनियम 1935 आया था। और एडवर्ड्स की हत्या लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सॉपर्टसल की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। सैंडर्स की हत्या कर देते हैं गोली मारकर। अब आते हैं नेहरू रिपोर्ट। मेरा फ़ोन का बैटरी काफ़ी लो हो गया, 9% हो गया। चलिए अब हम फिर कल वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट पार्ट रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको ख़त्म कर देंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिससे आपको एग्ज़ाम में देने समय रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़े हैं, एक एक पॉइंट लेके चले हैं। अगर आप अच्छा से पढ़े हुए हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं तो 1-2 बार सुनिएगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपकी तैयारी। आधुनिक भारत से क्वेश्चन फंसना फिर बंद हो जाएगा, आपसे भी क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा।